हेलो एंड वेलकम बैक टू सीरोटाइप डेल्टा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो लैब डायग्नोसिस ऑफ स्टेफ ऑरियस को आप याद रखने के लिए ये मेमोनिक यूज़ कर सकते हैं, सैड, कल्चर, बाटा। तो सैड का जो ऐसे है उससे आप याद रखिए सैम्पल कलेक्शन, सैम्पल कलेक्शन। डी से याद रखिए डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। कल्चर से याद रखिए कल्चर मेथड्स, कल्चर मेथड्स एंड कल्चर स्मीयर माइक्रोस्कोपी। बाटा के बी से याद रखिए बायोकेमिकल टेस्ट्स, बायोकेमिकल टेस्ट्स। ए से आप याद रखिए ऑटोमेटेड सिस्टम्स। टी से याद रखिए टाइपिंग, टाइपिंग ऑफ स्टेफ ऑरियस। और दूसरे ए से याद रखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन स्टेफ ऑरियस। इन हेडिंग्स के अंडर हम स्टडी करेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की एक एक करके। तो वी विल नाउ बिगिन विद सैम्पल कलेक्शन ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो अब हम शुरू कर रहे हैं विद सैम्पल कलेक्शन फॉर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो कौन कौन से कॉमनली कलेक्टेड सैम्पल्स होते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के इन्फेक्शंस में, उनको आप याद रखिए विद द हेल्प ऑफ मेमोनिक PSM ब्लड वूंड। ये आपका मेमोनिक है PSM ब्लड वूंड। जो P है इधर ये स्टैंड करता है पस के लिए, P स्टैंड्स फॉर पस, S फॉर स्पूटम, M स्टैंड्स फॉर मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल। ब्लड से याद रखिए ब्लड सैंपल। एंड वूंड से आप याद रख लीजिए वूंड स्वॉब। तो हमारी बुक में जो कॉमनली कलेक्टेड सैंपल्स हैं वो कौन कौन से हैं? पस, स्पूटम, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल एंड वूंड स्वॉब, जिनको आप कैसे याद रख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मेमोनिक PSM ब्लड वूंड। अच्छा, एक और बात इस हमारी बुक में दी है कि जो ब्लड कल्चर होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए, ब्लड कल्चर होता है, उसमें जो आप ब्लड सैंपल लेंगे उसको आप प्रेफरेबली स्टोर्ड इन, कहाँ प्रेफर ब्लड कल्चर के लिए जो ब्लड सैंपल होता है, ब्लड सैंपल प्रेफरेबली स्टोर्ड इन ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर बॉटल्स। ये स्पेशलाइज बॉटल्स होती हैं जो कि ब्लड सैंपल को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं ब्लड कल्चर के केसेस में। तो इनमें क्या होता है, इनके अंदर एंटी कोएगुलेंट होता है जिससे ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। उसके अलावा pH और CO2 के इंडिकेटर्स होते हैं जिसकी वजह से माइक्रोब की ग्रोथ हमें पता चल जाती है हो रही है या नहीं हो रही है। अच्छा, जो फूड पॉइजनिंग के केसेस होते हैं, स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की जो फूड पॉइजनिंग होती है, फूड पॉइजनिंग, वो हमको पता है कौन से टॉक्सिन की वजह से होती है, वो होती है एंटेरोटॉक्सिन्स, एंटेरोटॉक्सिन्स। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम एंटेरोटॉक्सिन को ही डिटेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम कौन कौन सा सैंपल करेंगे? अब हमें पता है फूड पॉइजनिंग में क्या क्या सिम्टम आते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग, ये दो सिम्टम्स आते तो इन्हीं से सैंपल भी ले लीजिए। डायरिया से आप फीसिस का सैंपल ले लीजिए, फीसिस एज अ सैंपल। वॉमिटिंग में जो वॉमिटस है वो आपका सैंपल हो जाएगा। उसके अलावा पॉसिबल हो तो जो कंटेमिनेटेड फूड है, कंटेमिनेटेड फूड, वो भी आपका सैंपल हो जाएगा इस केस में। एंड लास्टली जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कैरियर्स होते हैं, कैरियर्स, उनके केस में आप नेज़ल स्वॉब, नेज़ल स्वॉब, क्योंकि हमने पहले भी देखा था, हमने मेमोनिक बनाया था नापो, NAPO, जिससे हमें क्या पता चला था कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इंडियन एरियाज़ को कॉलोनाइज करके रखता है। कहाँ पे? NAPO, एन फॉर नेज़ल कैविटी, ए से याद रखिए एक्जिला,
पी से था पेरिनियल एरिया, पेरिनियल स्किन, एंड ओ से हमें पता था ऑरोफेरिंग्स। तो अगर आपको किसी का कैरियर स्टेटस कंफर्म करना है तो उसमें से सबसे कन्वीनियंट कौन सा है, आपकी नेज़ल कैविटी से सैंपल लेना, जो कि कौन सा है, नेज़ल स्वॉब्स आप ले सकते हैं और उनको आप ग्राम स्टेनिंग में कल्चर करके देखें। ग्राम स्टेनिंग में माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ग्राम पॉजिटिव कोकाई दिखेंगे, आप उनको कल्चर भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन कर रहे हैं डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी पे। तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी अब हम देखेंगे। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के अंदर हम क्या करते हैं, हमने जो सैंपल कलेक्ट किया था, सैंपल कलेक्टेड, इससे हम क्या कर लेंगे, इससे हम स्मीयर प्रिपेयर कर लेंगे स्लाइड के ऊपर, स्मीयर प्रिपेयर्ड ऑन अ स्लाइड। तो जो हमने सैंपल कलेक्ट किया था उससे हम स्मीयर प्रिपेयर कर लेंगे और इस स्मीयर को हम क्या करेंगे, हम एक तो इसको ग्राम स्टेनिंग करेंगे, ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग हम करेंगे तो हमको क्या क्या ऑब्जर्व होगा, हमको ग्राम पॉजिटिव कोकाई ऑब्जर्व होंगे। ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो कैसे अरेंज होंगे, क्लस्टर्स में अरेंज होंगे ग्राम पॉजिटिव कोकाई, जो कि हमारे होंगे स्टेफाइलोकोकाई। उसके अलावा हमको पस सेल्स भी दिखाई दे सकते हैं, पस सेल्स। फॉर एग्जांपल अगर आपने कौन कौन से सैंपल लिए, जैसे स्पूटम ले, जो आपने वो ले लिया, वूंड स्वॉब, पस का सैंपल ले लिया, एक्सेट्रा। तो इन सैंपल्स के अंदर आपको क्या दिखेंगे, एक तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई दिखेंगे क्लस्टर्स में अरेंज, और उसके अलावा आपको पस सेल्स दिखाई देंगे। अच्छा, और एक और बात है, हमारी बुक में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन की है कि डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी इज ऑफ नो वैल्यू इफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज फाउंड एज नॉर्मल फ्लोरा इन द सैंपल। अब इस बात का क्या मीनिंग है, जैसे कि आपने मान लीजिए स्पूटम सैंपल लिया, इसका स्पूटम, तो हमको पता है कि जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, एस ऑरियस, वो कहाँ पे नॉर्मली प्रेजेंट है एज अ नॉर्मल फ्लोरा, वो हमारे NAPO हमने देखे थे, नेजल कैविटी, ऑरोफेरिंग्स, पेरिनियल स्किन एक्सेट्रा। हमने जो एग्जांपल्स देखे थे उनके अलावा भी प्रेजेंट हो सकता है कहीं पे भी, लेकिन इनमें बहुत कॉमनली प्रेजेंट होता है। तो जो स्पूटम होता है वो पेशेंट कहाँ करता है, वो कफ अप करके देता है आपको स्पूटम। तो हमें पता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कहाँ नॉर्मली प्रेजेंट है, ऑरोफेरिंग्स में। तो स्टैफ ऑरियस वहाँ पे तो एज अ नॉर्मल फ्लोरा बन के बैठा रहता है। तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी उस केस में किसी काम की नहीं होगी जब जो हमारा स्टैफ ऑरियस है वो प्रोवाइडेड सैंपल के अंदर नॉर्मल फ्लोरा की तरह भी मिलता है, उससे आपको कोई एविडेंस नहीं मिल रहा कि ये डिजीज़ कर रहा है या फिर ये नॉर्मल फ्लोरा के फॉर्म में प्रेजेंट है। एक और एग्जाम्पल हो गया, जैसे फीसिस का सैंपल हो गया। फीसिस के सैंपल के अंदर भी हमने क्या देखा था, पेरिनियल स्किन में मिलता है, पेरिनियल स्किन हैज़ स्टैफ ऑरियस एज नॉर्मल फ्लोरा। तो कुछ केसेस में जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा के फॉर्म में जहाँ पे प्रेजेंट होता है, उन केसेस के अंदर जो उन सैंपल्स हैं उनके अंदर डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी की उतनी कोई वैल्यू नहीं है। अब हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं हमारे, जो कि है कल्चर। लैब डायग्नोसिस में ये तो बेसिकली इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स ही थे। अब हम मेन चीज़ देखेंगे जो कि हमारे कल्चर मेथड्स। कल्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम जल्दी से बुक से रीड कर लेते हैं हमारे सैंपल कलेक्शन एंड डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी को। लैब डायग्नोसिस, सैंपल कलेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लीजन। कॉमन स्पेसिमेंट्स आर पस, वुंड स्वॉब, स्पूटम, मिडस्ट्रीम यूरिन एंड ब्लड, जो हमने ऐसे याद किया था PSM ब्लड वुंड से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फॉर ब्लड कल्चर, ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर बॉटल्स आर प्रिफर्ड, यानी कि हमने देखा था ब्लड कल्चर बॉटल्स को हम यूज़ करते हैं ऑटोमेटेड, जिनके अंदर एंटीकोएगुलेंट होता है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती, और उनके अंदर इंडिकेटर्स होते हैं फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। फॉर फूड पॉइजनिंग, फीसेस, वॉमिटस एंड टॉक्सिन कंटेमिनेटेड फूड आर कलेक्टेड। फीसेस, अगर उसको डायरिया होगा तो फीसेस एज अ सैंपल यूज़ कर सकते हैं, वॉमिटिंग होगी तो वॉमिटस को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ सैंपल, एंड अगर अवेलेबल हो तो जो टॉक्सिन कंटेमिनेटेड फूड उसने कंज्यूम किया था वो भी एज अ सैंपल सर्व कर सकता है। फॉर कैरियर्स, नेजल स्वॉब्स आर रिकमेंडेड, तो अगर आपको चेक करना है कोई कैरियर है क्या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का, तो उसके लिए कन्वीनियंटली आप नेजल स्वॉब्स को यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट स्मीयर माइक्रोस्कोपी, ग्राम स्टेनिंग ऑफ पस और वुंड स्वॉब रिवील्स पस सेल्स विद ग्राम पॉजिटिव कोकाई, यानी कि आपने पस या वुंड स्वॉब की ग्राम स्टेनिंग करी तो आपको एक तो पस सेल्स दिखेंगे, पस सेल्स यानी कि जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स कॉमनली, विद ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर्स।
However, direct microscopy is of no value when Staphylococcus aureus is a part of normal flora in the sample. Example sputum और feces. Sputum क्यों? क्योंकि oropharynx में मिलता है. Feces क्यों? क्योंकि perineal skin को भी ये colonize करके रखता है आधे लोगों में. अब हम देख रहे हैं कल्चर मेथड्स यूज फॉर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. तो इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले लिखा है हमारी बुक में कि स्पेसिमेंस आर इनॉक्यूलेटेड onto various media specimens are inoculated onto various medias and overnight incubation at 37 degrees C 37 degrees centigrade is done in aerobic कंडीशंस. तो सबसे पहली लाइन हमारी बुक में कल्चर मीडिया के लिए लिखी है कि जो स्पेसिमेंट्स आपने कलेक्ट किए जैसे स्पूटम सैंपल या ब्लड सैंपल या स्वॉब लिया, वूंड स्वॉब ले लिया आपने, पस का सैंपल कलेक्ट किया स्टैफ ऑरियस के लिए, उन स्पेसिमेंट्स को आप इनॉक्यूलेट करेंगे अलग अलग कल्चर मीडिया में, वेरियस मीडिया जिनको हम अभी देखेंगे आगे, और उनको आप क्या करेंगे, उनको आप ओवरनाइट इंक्यूबेशन के लिए रख देंगे 37 डिग्री सी के टेम्परेचर पे एरोबिक कंडीशंस में. एरोबिक कंडीशंस क्यों? क्योंकि इट इज़ अ फैकल्टेटिव एनारोब एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स प्रिफर टू ग्रो इन एरोबिक कंडीशन. प्रिफर एरोबिक कंडीशन. ये एरोबिक कंडीशन में बेटर ग्रो करते हैं. अच्छा, अब जो मीडिया अपन देखने जा रहे हैं उनको आप याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेमोनिक. स्लिम बनू. तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें आ जाएगा सिलेक्टिव मीडिया. एस फॉर सिलेक्टिव मीडिया. LI से लिक्विड मीडिया. M फॉर मैककॉनकी अगार. बनू से याद रखिए ब्लड अगार एंड न्यूट्रिएंट अगार. B फॉर ब्लड अगार. NU फॉर न्यूट्रिएंट अगार. तो कौन कौन से मीडिया हमारी बुक में दे रखे हैं? वो है स्लिम बनू, सिलेक्टिव मीडिया, लिक्विड मीडिया, मैककॉनकी अगार, ब्लड अगार एंड न्यूट्रिएंट अगार. तो एक एक करके हम इन सबको स्टडी करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद सिलेक्टिव मीडिया. अब सिलेक्टिव मीडिया में हमारी बुक में लिखा है यूज कब होते हैं ये. दीज आर यूज्ड व्हेन स्टैफ ऑरियस is expected to be outnumbered and scanty in the sample. मतलब हम इस सिलेक्टिव मीडिया को कब इस्तेमाल करेंगे? जब आप सैंपल जो ले रहे हैं उसके अंदर आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है वो बहुत कम होगा, यानी वो आउटनंबर्ड बाय अदर बैक्टीरिया, एंड स्कैंटी यानी वो बहुत डिस्पर्स्ड होगा, वो अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होगा, वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा सैंपल के अंदर. तो उसमें हम सिलेक्टिव मीडिया का इस्तेमाल करते हैं. अब दूसरी बात हमारी क्या लिखी है बुक में कि सिलेक्टिव मीडिया फॉर स्टैफ ऑरियस, फॉर एस ऑरियस कंटेन salt which inhibits growth of other bacteria. जो स्टैफ ऑरियस होता है वो हमारा, वो सॉल्टी कंडीशंस के अंदर भी सर्वाइव कर लेता है. वो जो सॉल्ट की प्रेजेंस में वो आराम से ग्रो कर जाता है, लेकिन बाकी के जो बैक्टीरिया हैं हमारे, वो सॉल्ट की प्रेजेंस में उतना इजीली ग्रो नहीं कर पाते. बाकी के बैक्टीरिया को जो सॉल्ट है हमारे मीडिया के अंदर वो इनिबिट कर देता है. तो हम कौन कौन से मीडिया यूज़ करते हैं सिलेक्टिव मीडिया में? 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं. एक तो हो जाएगा हमारा, नाम में ही सॉल्ट होगा दोनों के, तो एक तो होगा मैनिटॉल सॉल्ट अगार, सॉल्ट मिल्क अगार एंड लुडलाम्स मीडियम.
वैसे तो ये याद रखने काफ़ी इजी है, लेकिन अगर आपको याद नहीं हो रहा हो तो आप ऐसे याद रख लिए मसाला, मसाला। MA फॉर मैनिटॉल सॉल्ट अगार, SA फॉर सॉल्ट मिल्क अगार, LU फॉर लुडलाम्स मीडियम, LA की जगह LU कर देना मसाला, या फिर मैनिटॉल सॉल्ट अगार, सॉल्ट मिल्क अगार एंड LA की जगह LU करके लुडलाम्स मीडियम। तो यही है सिलेक्टिव मीडिया, हमारे स्टैफ ऑरियस को ग्रो करने के लिए यूज़ होते हैं। अब एक एक करके हम इनकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं ताकि हमको सिंपल लगे ये। तो मैनिटॉल सॉल्ट अगार से स्टार्ट करते हैं। मैनिटॉल सॉल्ट अगार। अभी जो मैनिटॉल सॉल्ट अगार है ये क्या क्या कंटेन करता है? एज अ नेम इंडिकेट, इसके अंदर मैनिटॉल प्रेजेंट होगी। मैनिटॉल क्या है? मैनिटॉल इज अ शुगर विच इज फर्मेंटेड, which is fermented by स्टैफ ऑरियस। यानी कि स्टैफ ऑरियस को अगर आप मैनिटॉल सॉल्ट अगार में ग्रो करेंगे तो उसके अंदर जो मैनिटॉल प्रेजेंट होगी, स्टैफ ऑरियस उसको फर्मेंट करेगा। उसको फर्मेंट करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूसेस एसिड। ये एसिड हम देखेंगे किस काम आ रही है बाद में। अब एक हो जाएगा सॉल्ट। जो इसका सॉल्ट है वो कौन सा सॉल्ट यूज़ कर रहा है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। और ये कितना परसेंट होता है? ये 7.5% होता है मैनिटॉल सॉल्ट अगार में। इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है 7.5%। हाई कॉन्सेंट्रेशन है। और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl इनहिबिट्स अदर बैक्टीरिया बट नॉट स्टैफ ऑरियस। सिलेक्टिव हो जाता है ये स्टैफ ऑरियस के लिए 7.5% NaCl की वजह से। मैनिटॉल सॉल्ट एंड लास्टली अगार के थ्रू आप याद रख लीजिए इसमें एक और चीज़ होती है, फिनॉल रेड। अब ये फिनॉल रेड क्या है? इट इज़ अ pH इंडिकेटर। ये pH इंडिकेटर है। और ये क्या होता है इसके साथ? टर्न्स येलो इन एसिड। और हमने क्या देखा था कि इसके अंदर ग्रो करके जो मैनिटॉल को फर्मेंट करके ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्टैफ ऑरियस हमारा एसिड ही तो प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें क्या होगा? येलो कॉलोनीज आर सीन इन मैनिटॉल सॉल्ट अगार फॉर स्टैफ ऑरियस। येलो कलर की कॉलोनीज क्यों आ रही है? क्योंकि ये फिनॉल रेड को इंडिकेटर को कन्वर्ट कर रहा है ये येलो कलर में एसिड की वजह से। एसिड ये कहाँ प्रोड्यूस कर रहा है? मैनिटॉल के फर्मेंटेशन से। तो हमने मैनिटॉल सॉल्ट अगार देख लिया। अब हम देख रहे हैं जल्दी से सॉल्ट मिल्क अगार। इसके अंदर भी वही चीज़ें प्रेजेंट है। सॉल्ट NaCl वाला, NaCl सॉल्ट प्रेजेंट है कितने कॉन्सेंट्रेशन पे? 7 to 10%। ये वाला था 7.5% और हमारा सॉल्ट मिल्क अगार हो जाएगा 7 to 10%। ये भी वही है, सिलेक्टिव फॉर स्टैफ ऑरियस। इसमें भी वही बात है, स्टैफ ऑरियस के लिए ये सिलेक्टिव हो जाएगा सॉल्ट की वजह से। हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है 7 to 10% काफ़ी। मिल्क की वजह से क्या है? मिल्क में क्या होता है? केसीन, CASEIN, केजीन इज़ अ प्रोटीन। और हमें पता है कि स्टैफ ऑरियस प्रोड्यूसेस प्रोटीएज एंजाइम। केजीन इज अ प्रोटीन एंड स्टैफ ऑरियस प्रोड्यूसेस प्रोटीएज एंजाइम। तो जो प्रोटीएज एंजाइम है स्टैफ ऑरियस का, वो डाइजेस्ट कर देगा केजीन को। वो केजीन को डाइजेस्ट करेगा तो क्या होगा? क्लियर एरियाज आर फॉर्म्ड अराउंड कॉलोनीज। तो जो कॉलोनीज होंगी स्टैफ ऑरियस की, उनके अराउंड आपको क्लियर एरियाज दिखाई देंगे। वो क्लियर एरियाज क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि जो मिल्क में केजीन प्रोटीन है उसको स्टैफ ऑरियस प्रोटीएज एंजाइम से डाइजेस्ट कर रहा है। अब लास्टली अगार से आप याद रख लीजिए, अगार एक्ट्स एज अ सॉलिड मीडियम फॉर प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट मिल्क अगार। बेसिकली अगार तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होगा। सॉल्ट मिल्क अगार भी हमारा कवर हो गया। अब हम लास्टली देख रहे हैं जल्दी से लुडलाम्स मीडियम। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको याद रखने के लिए आप याद रखिए लिम्फ।
लिम्प एग, लिम्प का मतलब होता है लंगड़ा, तो लिम्प एग आप याद रख सकते हैं। Li से याद रखिए लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड एंड ग्लाइसिन, लिथियम क्लोराइड एंड ग्लाइसिन। M से याद रखिए मैनेटॉल, वही मैनेटॉल जो हम पिछले दो में भी देख रहे थे, मैनेटॉल। मैनेटॉल इज अ शुगर दैट इज फर्मेंटेड बाय स्टैफ ऑरियस। मैनेटॉल देखा तो पीस आप गैस कर ही लेंगे कि फिनॉल रेड होगा, फिनॉल रेड। और एग से क्या हो जाएगा, एग योक इमल्शन, एग योक इमल्शन। तो हमारा लडलाम्स मीडियम के अंदर क्या क्या दिखेगा आपको, आपको दिखेगा लिथियम क्लोराइड एंड ग्लाइसिन। लिथियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, पिछले में हम सोडियम क्लोराइड यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे लिथियम क्लोराइड इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें मैनिटॉल आ जाएगी, शुगर फॉर फर्मेंटेशन, फिनॉल रेड एंड एग योक इमल्शन। तो एक एक करके हम जल्दी से देखते हैं इनमें क्या है। सिलेक्टिव फॉर एस ऑरियस, इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया, अदर बैक्टीरिया। तो ये तो स्टैफ ऑरियस की ग्रोथ प्रमोट करेगा और बाकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये इनहिबिट कर देगा। मैनेटॉल शुगर फर्मेंटेड बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस प्रोड्यूसेस एसिड। मैनेटॉल को ये फर्मेंट करके एसिड का प्रोडक्शन करेगा, एसिड प्रोड्यूस होगी तो कौन चेंज कर लेगा कलर, फिनॉल रेड चेंजेस टू येलो कलर ड्यू टू एसिड प्रोडक्शन, एसिड प्रोडक्शन। एसिड की प्रोडक्शन की वजह से फिनॉल रेड येलो कलर देने लगेगा। एंड एग योक इमल्शन, अब ये क्या करता है, कंटेन्स लेसिथिन। एग योक इमल्शन जो होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लेसिथिन, लेसिथिन। और लेसिथिन होता है एक फॉस्फोलिपिड, और जो हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है वो प्रोड्यूस करता है एंजाइम लेसिथिनेज, लेसिथिनेज प्रोड्यूस्ड बाय स्टैफ ऑरियस, प्रोड्यूस्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये लेसिथिनेज एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा तो उससे लेसिथिन टूट जाएगा। लेसिथिन टूट जाएगा किन सब्सटेंसेस में, फॉस्फोराइल कोलिन, फॉस्फोराइल कोलिन। और किस में टूटेगा, डाइग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स। ये फॉस्फोराइल कोलिन एंड डाइग्लिसराइड्स में टूट जाएगा और ये दोनों ही क्या होती हैं, वाटर इनसॉल्यूबल, वाटर इनसॉल्यूबल, सॉरी वाटर इनसॉल्यूबल, दोनों ही वाटर इनसॉल्यूबल होती हैं। तो ये ओपेक प्रेसिपिटेट बना लेंगी, फॉर्म ओपेक प्रेसिपिटेट्स अराउंड कॉलोनीज। तो आपके लुडलाम्स मीडियम में क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या क्या है, लिम्प एग। Li से याद रखिए लिथियम क्लोराइड एंड ग्लाइसिन, सोडियम क्लोराइड की जगह हम यहाँ लिथियम क्लोराइड इस्तेमाल कर रहे हैं। लिम्प एग, LiCl ग्लाइसिन जो क्या करता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की ग्रोथ प्रमोट करेगा और बाकियों की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। M से याद रखिए मैनेटॉल, मैनेटॉल वो शुगर है जिसको स्टैफ ऑरियस फर्मेंट कर देगा। वो इसको फर्मेंट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, एसिड प्रोड्यूस होगी। एसिड प्रोड्यूस होगी जो इसका इंडिकेटर है फिनॉल रेड, वो कौन सा कलर ले लेगा, वो येलो कलर में चेंज हो जाएगा। वो येलो कलर में चेंज होगा तो आपको येलो कलर की कॉलोनीज दिखेंगी और उन कॉलोनीज के अराउंड आपको क्या दिखेगा, ओपेक प्रेसिपिटेट। वो ओपेक प्रेसिपिटेट क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो एग योक इमल्शन है इसमें, लास्टली एग से एग योक इमल्शन, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट है आपका लेसिथिन। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड होता है और स्टैफ ऑरियस हमारा लेसिथिनेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। जो लेसिथिनेज है वो लेसिथिन को तोड़ देगा फॉस्फोराइल कोलिन और डाइग्लिसराइड्स में। ये फॉस्फोराइल कोलिन और डाइग्लिसराइड्स वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं, वाटर इनसॉल्यूबल होंगे तो ये कॉलोनीज ऑफ स्टैफ ऑरियस के अराउंड क्या प्रोड्यूस करेंगे, ओपेक प्रेसिपिटेट। जैसे कि ये कॉलोनी ग्रो कर रही है तो इसके अराउंड ओपेक सा प्रेसिपिटेट बन जाएगा जो क्या है, फॉस्फोराइल कोलिन और डाइग्लिसराइड्स का बना है। अब हमने तीनों की तीनों सिलेक्टिव मीडिया देख लिया, अब हम एक एक करके बाकी के मीडिया देखते हैं। तो हमारा मेमोनिक क्या था, हमारा मेमोनिक था स्लिम बनू, जिसमें से हमने एस को तो कवर कर लिया। अब हम LI को देखते हैं। LI स्टैंड्स फॉर लिक्विड मीडिया, लिक्विड मीडिया। अब जो ये लिक्विड मीडिया की बात कर रहे हैं, लिक्विड मीडिया हम कौन सा यूज़ करेंगे स्टैफ ऑरियस के लिए, वो है पेप्टोन वाटर, पेप्टोन वाटर। ये जो पेप्टोन वाटर है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर होता है सॉल्ट
पेप्टोन एंड वाटर, सिंपल। सॉल्ट NaCl, पेप्टोन, वाटर। और आप याद रख लीजिए NaCl तो कितना प्रेजेंट होगा इसके अंदर, हाफ, 0.5%, लेकिन जिसके अंदर पेप्टोन होगा वो 1%। तो कैसे याद रखेंगे, पेप्टोन 1%, सॉल्ट 0.5% और वाटर, सॉल्ट, पेप्टोन एंड वाटर। अब इसके अंदर हमारी बुक में क्या दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है कि स्टैफ ऑरियस, एस ऑरियस प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म टर्बिडिटी, यूनिफॉर्म टर्बिडिटी इन पेप्टोन वाटर। तो जो हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है ये पेप्टोन वाटर में क्या देता है आपको, यूनिफॉर्म टर्बिडिटी देता है। यूनिफॉर्म टर्बिडिटी का क्या मतलब है कि मान लीजिए ये आपका पेप्टोन वाटर है टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसके अंदर आपने स्टैफ ऑरियस की कॉलोनी ग्रो करी, तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा ये टर्बिडिटी जो आ रही है ये पूरी की पूरी होमोजीनस होगी, ये हर जगह इक्वली स्प्रेड होगी, ये कहीं पे ज़्यादा नहीं होगी, कहीं पे कम नहीं होगी, ये पूरी की पूरी इक्वली स्प्रेड आउट होगी पूरे के पूरे टेस्ट ट्यूब के अंदर। जो भी आपने पेप्टोन वाटर लिया उसमें इवनली स्प्रेड होगी। अब ऐसा, अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी ये सिग्निफिकेंस है कि कुछ बाकी के जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेटल हो जाते हैं या फिर वो कुछ जगहों पे ज़्यादा ग्रो करते हैं, जैसे कोई सरफेस पे ज़्यादा ग्रो करेगा, कोई बॉटम पे ज़्यादा ग्रो करेगा, एक्सेट्रा। लेकिन स्टैफ ऑरियस जो होता है हमारा वो पूरा इवनली स्प्रेड आउट हो जाता है। क्या देता है आपको, यूनिफॉर्म टर्बिडिटी। तो ये क्या है इसका, ये एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का, इसलिए हम इसको पेप्टोन वाटर में ग्रो करेंगे तो हमें क्या दिखेगी, यूनिफॉर्म टर्बिडिटी, और वो सिग्निफिकेंट है। तो हमने स्लिम का LI भी देख लिया, अब हम इसका देखेंगे M स्टैंड्स फॉर मैककॉन की अगार, मैककॉन की अगार। अब मैककॉन की अगार किसके लिए देखते हैं हम, लैक्टोज फर्मेंटेशन के लिए देखते हैं। मोस्टली हम इसको उन बैक्टीरिया के लिए देखते हैं जो लैक्टोज फर्मेंटर्स होते हैं, जैसे कि E. coli वगैरह। नॉर्मली स्टैफ ऑरियस इस पर ग्रो नहीं करता, लेकिन इसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी होता है जिसके अंदर बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होते, तो मैककॉन की अगार विदाउट बाइल सॉल्ट्स। एक्चुअली ये तो मॉडिफाइड मैककॉन की अगार है, लेकिन हमारी बुक में सिंपली मैककॉन की अगार लिखा है, तो आप सिंपली मैककॉन की अगार लिख के आ सकते हैं एग्जाम में। तो मैककॉन की अगार में स्टैफ ऑरियस के बारे में क्या दिया है, इट इज़ अ लैक्टोज फर्मेंटर, लैक्टोज फर्मेंटर। और इसकी कैसी कॉलोनीज दिखेगी आपको, स्मॉल पिंक कॉलोनीज, स्मॉल पिंक कॉलोनीज। नॉर्मली ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो होते हैं उनको हम ग्रो नहीं करते मैककॉन की अगार पे, लेकिन स्टैफ ऑरियस के लिए आप मॉडिफाइड मैककॉन की अगार यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बाइल सॉल्ट्स एब्सेंट होते हैं। तो हमने स्लिम का M भी देख लिया, मैककॉन की अगार। अब बनू को देखेंगे एक एक करके, B फॉर ब्लड अगार एंड NU फॉर न्यूट्रिएंट अगार। तो एक एक करके दोनों को देख लेते हैं, ब्लड अगार एंड न्यूट्रिएंट अगार। ब्लड अगार, तो हमको पता है स्टैफ ऑरियस इज अ बीटा हीमोलाइटिक बैक्टीरिया, ये हमने पहले के लेक्चर में भी डिस्कस किया है, बीटा हीमोलाइटिक बैक्टीरिया। इसका क्या मीनिंग है, इसको आप ब्लड अगार में कल्चर करेंगे तो ये मान लीजिए इसकी कॉलोनी है, इस कॉलोनी के अराउंड आपको क्लियर जोन दिखेगा, क्लियर जोन, नैरो क्लियर जोन। जो कॉलोनी होगी गोल्डन येलो कॉलोनी होगी, वैसे तो गोल्डन येलो कॉलोनी। यहाँ पे आपको पर्पल दिख रही है क्योंकि हमने पेन से बनाया है, लेकिन एक्चुअल में आप पेट्री डिश पे देखेंगे वो कॉलोनीज कैसी होंगी, वो गोल्डन येलो कॉलोनीज होंगी, और उनके अराउंड आपको क्या दिखेगा, क्लियर जोन। ये जो पूरा क्लियर जोन है, अब हमें भी पता है हीमोलाइसिस 3 टाइप का होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा हीमोलाइसिस के अंदर क्या होता है, उसको हम बोलते हैं पार्शियल हीमोलाइसिस, उसमें ये क्लियर जोन नहीं बनेगा, उसके अंदर यहाँ पे ग्रीनिश डिस्कलरेशन आ जाएगा, ग्रीनिश कलर की रिंग बन जाएगी कॉलोनीज के अराउंड। वो ग्रीनिश कलर क्या है, वो मेथियोग्लोबिन है। जो बीटा हीमोलाइसिस है उसमें पूरा क्लियर जोन बनेगा, वहाँ पे कोई ग्रीनिश कलर नहीं आएगा, यहाँ पे कॉलोनीज के अराउंड कॉलोनीज के अराउंड क्लियर जोन बन जाएगा। एंड गामा हीमोलाइसिस एक मिसनॉमर है, गामा हीमोलाइसिस का एक्चुअल में मीनिंग होता है हीमोलाइसिस नहीं हुआ। तो हमारी बुक में ब्लड अगार पे स्टैफ ऑरियस की कॉलोनीज का डायग्राम भी दे रखा है, इसके अंदर आप देखें कि ये मान लीजिए ये आपका स्टैफ ऑरियस है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलोनीज है स्टैफ ऑरियस की, और इनके अराउंड आपको ये वाइट कलर के क्लियर जोन्स दिख रहे हैं बीच में, बिल्कुल बीच में। ये सारे क्या हैं, ये क्लियर जोन्स हैं। ये क्लियर जोन्स किस चीज़ के हैं, ये उसके हैं, हीमोलाइसिस के। तो हम देख सकते हैं हमारी बुक में ब्लड अगार के अंदर क्लियर जोन दिखा रखा है, ये बीटा हीमोलाइसिस के। एंड बेस्ट सीन, हमारी बुक में एक और चीज़ लिखी है, बेस्ट ऑब्जर्व इन शीप ब्लड अगार।
शीप ब्लड अगार। तो एक और एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है हमारी बुक में कि ये शीप के ब्लड अगार के अंदर सबसे अच्छे से ऑब्जर्व हो सकता है। तो हमने हमारी कल्चर मीडिया का बी भी चेक कर लिया। अब हम एनयू देखेंगे, लास्ट वाला, न्यूट्रिएंट अगार। न्यूट्रिएंट अगार, न्यूट्रिएंट अगार में हम स्टैफ ऑरियस की कॉलोनीज डिस्कस करें उससे पहले हम एक छोटा सा अलग टॉपिक देखते हैं जिसमें हम क्या देखेंगे, कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो फीचर्स हैं जो आपको हर कॉलोनी के अंदर देखने हैं। तो कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन न्यूट्रिएंट अगार, उसको आप कैसे याद करेंगे, उसको आप याद कर सकते हैं सिंपली SSEESOCCE, SSE, सॉरी, एक बार आप ये मेमोनिक याद कर लीजिए, SSEESOCCE, SSEESOCCE। आप ये 3-4 बार बोलेंगे आपको इजीली याद हो जाएगा, SSEESOCCE। S फॉर शेप, अदर S फॉर साइज, E फॉर एलिवेशन, चौथा E किसके लिए, एजेस, सरफेस, ओपेसिटी, कलर, कंसिस्टेंसी, एंड लास्टली E फॉर इमल्सिफाइबिलिटी, इमल्सिफाइबिलिटी। तो ये कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स है जो आपको याद करना है। अगर आप इनको याद करेंगे तो आप सारे कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली डिस्क्राइब कर पाएंगे। इनको याद करना काफ़ी ज़रूरी होता है, ये प्रैक्टिकल में बहुत इनकी यूज़ आते हैं। आपको बैक्टीरिया की कॉलोनी दे दी जाएगी और आपको उसके कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना पड़ेगा। उनको आपको इनके बारे, वो बेसिकली बोल रहे हैं कि आपको इनके बारे में लिखना है। तो आप ये कैसे याद रखेंगे, SSEESOCCE, SSEESOCCE। एक वर्ड होता है सॉकर, SOCCER, सॉकर, तो इसके आर को उड़ा दीजिए तो ये SOCCE तो वही हो गया, SSE सॉकर विदाउट आर। ठीक है, तो आप इसको याद कर लें, कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग्स को याद कर लें विद द हेल्प ऑफ SSEESOCCE। तो शेप तो हमारी स्टैफ ऑरियस की कॉलोनीज का न्यूट्रिएंट अगार पे। अब हम स्टैफ ऑरियस की कॉलोनीज देख रहे हैं और उसके कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे ऑन न्यूट्रिएंट अगार। एक एक करके इन सबको देख लेते हैं जल्दी से। तो शेप तो कैसा होगा, राउंड। साइज इसका हमारी बुक में दिया है 1 से 3 mm, ये आपको याद करना पड़ेगा, राउंड 1 से 3 mm। कॉन्वेक्स एलिवेशन, कॉन्वेक्स। एजेस हमारी इसके होते हैं एंटायर, एंटायर एजेस का मतलब ये पूरे स्मूथ एजेस हैं जो पूरे को इवनली कवर कर रहे हैं एजेस। सरफेस बटरी, सरफेस के लिए दिया सॉरी स्मूथ, स्मूथ। बटरी कंसिस्टेंसी में देखेंगे, स्मूथ, इसका सरफेस जो होता है वो स्मूथ होता है। ओपेसिटी हम देखेंगे तो इसकी कॉलोनीज होंगी ओपेक, ओपेक। कलर जो देखेंगे गोल्डन येलो, नाम में क्या है, स्टैफ ऑरियस, ऑरियस ऑरियम, गोल्ड, गोल्डन येलो। गोल्डन येलो कॉलोनीज क्यों देता है, ये बीटा कैरोटीन की वजह से। ये कौन सा पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है बीटा कैरोटीन। कुछ अदर भी होते हैं जैसे कि पायो, जो हमारा पायोवर्डिन, पायोरूबिन एक्सेट्रा, अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है डिफ्यूजिबल पिगमेंट, एक होता है नॉन डिफ्यूजिबल पिगमेंट। डिफ्यूजिबल पिगमेंट का मीनिंग होता है कि वो पूरे मीडिया के अंदर स्प्रेड हो जाएगा, जबकि नॉन डिफ्यूजिबल का मतलब होता है वो कॉलोनी के अंदर अंदर रहेगा। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की कॉलोनीज की कैसी होती है, बटरी। और हमारी बुक में लिखा है इमल्सिफाइबिलिटी के लिए इजीली इमल्सिफाइबल, इजीली इमल्सिफाइबल। तो एक बार आप इसको 2 बार लिखेंगे, एक बार देख के एक बार बिना देखे, आपको इजीली याद हो जाएगा। कैसे याद रखना है कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स, SSEESOCCE। 3-4 बार आप लिख के देखेंगे, आपको इजीली याद हो जानी चाहिए। शेप, साइज, एलिवेशन, एजेस, सरफेस, ओपेसिटी, कलर, कंसिस्टेंसी, इमल्सिफाइबिलिटी, SSEESOCCE। शेप इसका कैसा होगा, राउंड। साइज इसका हो जाएगा 1 से 3 mm। एलिवेशन इसका हो जाएगा कॉन्वेक्स। एजेस इसके हो जाएंगे एंटायर। सरफेस इसका हो जाएगा स्मूथ। ओपेसिटी ओपेक, गोल्डन येलो कलर। बटरी कंसिस्टेंसी, बटरी या फिर ब्यूटाइरस, ब्यूटाइरस। कंसिस्टेंसी इसकी हो जाएगी ब्यूटाइरस। इमल्सिफाइबिलिटी, इजीली इमल्सिफाइबल। अब हमने न्यूट्रिएंट अगार पे इसकी वो भी देख लिए, कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा और पॉइंट दे रखे एक कि न्यूट्रिएंट अगार स्लोप। अभी न्यूट्रिएंट अगार स्लोप क्या होता है,
न्यूट्रिएंट, एक सेकेंड, न्यूट्रिएंट अगार स्लोप, न्यूट्रिएंट अगार स्लोप। हमारी बुक में एक और डिस्कशन दे रखा है छोटा सा न्यूट्रिएंट अगार स्लोप के बारे में। अभी न्यूट्रिएंट अगार स्लोप क्या है? बेसिकली आप जब न्यूट्रिएंट अगार का प्रोडक्शन कर रहे थे, आप जब न्यूट्रिएंट अगार बना रहे थे लैब में, तो इनिशियली तो वो लिक्विड था, तो आप क्या करेंगे, इसकी जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें न्यूट्रिएंट अगार को आपने रखा, उसको आप थोड़ा सा टिल्ट करके प्लेस कर देंगे, एंगल पे प्लेस कर देंगे। अब आप उसको एंगल पे प्लेस करेंगे तो इसमें जो लिक्विड होगा वो इस तरह स्लांट हो जाएगा, थोड़ा सा वो इस तरह स्लांटिंग में आ जाएगा, और इसको आप फिर सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देंगे। ये सॉलिडिफाई प्लेस्ड टेस्ट ट्यूब placed at an angle, इसको आप फिर सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देंगे, सॉलिडिफाई। तो ये कैसा रह जाएगा? ये इस तरह रह जाएगा, ये इस तरह रह जाएगा, स्लांट ओरिएंटेशन में ही रह जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका न्यूट्रिएंट अगार, न्यूट्रिएंट अगार, लिक्विड न्यूट्रिएंट अगार था ये इनिशियली, लिक्विड था ये इनिशियली। इसको आपने सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ दिया स्लांटिंग पोजीशन में टेस्ट ट्यूब को रख के, तो ये आपको ऐसा मिल जाएगा। अब ये करने की क्या ज़रूरत थी? इससे क्या होगा? एक्स्ट्रा सरफेस एरिया फॉर कल्चर। तो आप इसको कल्चर में प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इस पर आप अगर ग्रो करेंगे तो हमारी बुक में लिखा है कि इट प्रोड्यूसेस गोल्डन येलो कॉलोनीज। हमारी बुक में लिखा है कि आप इसको, इस स्टैफ ऑरियस को इसमें कल्चर करेंगे तो इसके लिए क्या लिखा है? प्रोड्यूसेस गोल्डन येलो कॉलोनीज। एक और बात लिखी है इसके बारे में, इट शोज कॉन्फ्लुएंट ग्रोथ। अभी कॉन्फ्लुएंट ग्रोथ का क्या मतलब है? कॉन्फ्लुएंट ग्रोथ का मतलब है कि ये जो इसका स्लांट सरफेस है, इसको पूरे को कवर कर लेगा आपकी, इसकी जो सारी की सारी कॉलोनीज होगी। इसका क्या मीनिंग है? कॉलोनीज ग्रोइंग ऑन स्लांट सरफेस, जिसका स्लांट सरफेस होगा, ऑन स्लांटेड सरफेस, फ्यूज टू फॉर्म वन कॉलोनी। जिसको कैसे डिस्क्राइब किया? कॉन्फ्लुएंट ग्रोथ। मतलब इस पे आपने छोटी छोटी कॉलोनी, एक यहाँ थी, एक यहाँ थी, एक यहाँ थी, लेकिन यहाँ पे जगह कम है, तो ये क्या करेंगी? ये सारी की सारी एक साथ फ्यूज हो जाएंगी, और एक बड़ी सी कॉलोनी बना देंगे। और इसको कैसे डिस्क्राइब किया? इट शोज ऑयल पेंट अपीयरेंस। हमारी बुक में इसके लिए क्या कहा? ये ऑयल पेंट अपीयरेंस शो करता है। गोल्डन येलो कॉलोनीज क्यों प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि ये बीटा कैरोटीन बनाता है, ये बीटा कैरोटीन पिगमेंट बनाता है, इसलिए इसकी कॉलोनीज होंगी गोल्डन येलो। अब हमने इसकी सारी की सारी कल्चर मीडिया की पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, तो एक बार हम इसको जल्दी से रीड कर लेते हैं ताकि हमें ऐसा ना लगे कि हमने कुछ मिस कर दिया हो। कल्चर स्पेसिमेंस आर इनोक्यूलेटेड ऑन टू वेरियस मीडिया एंड इंक्यूबेटेड ओवरनाइट फॉर 37 डिग्री C एरोबिकली। यानी एरोबिक कंडीशन में हम इसको इंक्यूबेट कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है? ये है एक फैकल्टेटिव एनएरोब, और इसको 37 डिग्री C पे हम क्यों इंक्यूबेट कर रहे हैं? क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है जिस पे ये आराम से ग्रो कर सकता है। द कॉलोनी मॉर्फोलॉजी इज ऑब्जर्व्ड एज फॉलोज। न्यूट्रिएंट अगार कॉलोनीज आर 1-3 mm इन साइज, सर्कुलर, स्मूथ, कॉन्वेक्स, ओपेक। ये बेसिकली कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, जिसको हमने याद कर लिया था विद SSEE SOCCE। हमारा जो ट्रिक था SSEE SSEE और SOCCE। तो साइज में 1-3 mm, शेप में सर्कुलर, स्मूथ यानी सरफेस से स्मूथ, कॉन्वेक्स एलिवेशन में कॉन्वेक्स, ओपेक ओपेसिटी में, इजीली इमल्सिफाइबल, इजीली ये इमल्सिफाई हो जाती हैं। मोस्ट स्ट्रेन्स प्रोड्यूस गोल्डन येलो नॉन डिफ्यूजिबल पिगमेंट्स। नॉन डिफ्यूजिबल का क्या मीनिंग है? नॉन डिफ्यूजिबल का ये मीनिंग है कि जो ये देखिए आपका हमारा ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की कॉलोनी है और न्यूट्रिएंट अगार, इसमें आप देख सकते हैं ये गोल्डन येलो कलर की कॉलोनीज है, और हमें क्या बताया कि ये नॉन डिफ्यूजिबल पिगमेंट है। नॉन डिफ्यूजिबल पिगमेंट का मीनिंग है कि जो ये पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहा है ये बस इसके कॉलोनी वाले एरियाज में रहता है, यानी ये स्टैफ ऑरियस के अंदर ही रहेगा। अगर ये पिगमेंट डिफ्यूजिबल होता तो ये पूरे के पूरा, ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा गोल्डन येलो कलर ले लेता है, ये पूरा मीडिया जो है ये गोल्डन येलो कलर ले लेता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बस इसमें जहाँ जहाँ पे कॉलोनीज ग्रो हो रही हैं वहीं पे गोल्डन येलो कलर है। तो यहाँ पे लिखा है गोल्डन येलो नॉन डिफ्यूजिबल पिगमेंट्स मेड अप ऑफ बीटा कैरोटीन।
न्यूट्रिएंट अगार स्लोप, इट प्रोड्यूसेस गोल्डन येलो कॉलोनीज ऑफ कॉन्फ्लुएंट ग्रोथ। न्यूट्रिएंट अगार स्लोप बेसिकली वही जो अपन देख रहे थे कि ये एंगल पे, इसको स्लांटिंग एंगल पे हमने छोड़ दिया टेस्ट ट्यूब में सॉलिडिफाई होने के लिए। न्यूट्रिएंट अगार स्लोप, इट प्रोड्यूसेस गोल्डन येलो कॉलोनीज ऑफ कॉन्फ्लुएंट ग्रोथ। कॉन्फ्लुएंट ग्रोथ मीनिंग कि इसके जो ये स्लैंटिंग सरफेस है, जो न्यूट्रिएंट अगार का स्लांटिंग सरफेस है, इसके ऊपर सारी की सारी स्टैफ ऑरियस की कॉलोनीज जी वो फ्यूज़ हो गई, वो एक साथ फ्यूज़ हो गई और उन्होंने एक बड़ा सा मास बना लिया जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लुएंट ग्रोथ। लुक्स लाइक ऑयल पेंट अपीयरेंस। ऑयल पेंट अपीयरेंस क्यों है? क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो बटरी है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बटरी है और इसका सरफेस स्मूथ है, तो वो कैसा दिखता है? ऑयल पेंट की तरह दिखता है। Blood agar, colonies are similar to that on nutrient agar, in addition surrounded by a narrow zone of beta hemolysis। बीटा hemolytic colon, ये बीटा hemolysis करने वाला बैक्टीरिया है और एंड इट इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन शीप ब्लड अगार। मैककॉनकी अगार, स्मॉल पिंक कॉलोनीज आर प्रोड्यूस ड्यू टू लैक्टोज फर्मेंटेशन। नॉर्मली मैककॉनकी अगार पे हम ग्राम पॉजिटिव कोकाई ग्रो नहीं करते, लेकिन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए हमारी बुक में मेंशन कर रखा है मैककॉनकी अगार पे ये स्मॉल पिंक कॉलोनीज ग्रो शो करता है। लिक्विड मीडियम, एग्जाम्पल पेप्टोन वाटर। पेप्टोन वाटर में ये क्या प्रोड्यूस करता है? यूनिफॉर्म टर्बिडिटी। इसकी क्या सिग्निफिकेंस थी कि ये इसका आइडेंटिफाइंग पॉइंट जैसा है। बाकी के बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सरफेस पे ग्रो कर जाते हैं, कुछ कुछ सेटल हो जाते हैं बॉटम पे एक्सेट्रा, लेकिन ये वाला हमारा क्या करता है? ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है पूरी के पूरे पेप्टोन वाटर में। Selective media, they are useful when staphylococci are expected to be scanty or outnumbered by other bacteria in the sample। मतलब अगर ये बाकी के बैक्टीरिया जो है सैंपल में उनसे ये आउटनंबर्ड हो या स्कैंटी हो, यानी ये कम अवेलेबल हो सैंपल के अंदर। एग्जाम्पल स्वॉब्स फ्रॉम कैरियर्स एंड फीसेस। सॉल्ट इज एडेड टू द मीडिया। सॉल्ट हम मीडिया में क्यों ऐड कर रहे हैं? ताकि बाकी के जो बैक्टीरिया हैं, कंपीटिंग बैक्टीरिया, उनकी ग्रोथ ना हो पाए और हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए सिलेक्टिव हो जाए मीडिया, as it is inhibitory to other bacteria but not to staphylococci। Examples include mannitol salt agar, न्यूट्रिएंट अगार जिसमें 7.5% NaCl है, हमारी बुक में दे रखा है 7.5% सॉल्ट है मैनिटॉल सॉल्ट अगार में। अदर्स इंक्लूड सॉल्ट मिल्क अगार एंड लुडलाम्स मीडियम। जो सॉल्ट मिल्क अगार है इसके अंदर हमने देख ही लिया था 7 to 10% NaCl होता है, वो भी इनहिबिटरी होता है बाकी बैक्टीरिया के लिए। एंड लास्टली लडलाम्स मीडियम, जिसके लिए हमने ट्रिक बनाई थी लिम्प एग। Li से लिथियम क्लोराइड एंड ग्लाइसिन, एम से हो जाएगा हमारा मैनिटॉल, पी से हो जाएगा फिनॉल रेड और एग से हो जाएगा लेसिथिन। लेसिथिन से हम देख रहे थे लेसिथिनेज एक्टिविटी होती है उसके अंदर, स्टैफ ऑरियस के अंदर, जिसकी वजह से इसके अराउंड ओपेक प्रेसिपिटेट्स के रीजन्स बन जाते हैं इसकी कॉलोनीज के अराउंड। क्यों? क्योंकि लेसिथिन को डाइजेस्ट कर रहा है इनटू फॉस्फोराइल कोलिन एंड डाइग्लिसराइड्स। अब अच्छा एक और पॉइंट है कल्चर स्मीयर माइक्रोस्कोपी। ग्राम स्टेनिंग फ्रॉम द कॉलोनी शो ग्राम पॉजिटिव कोका है, यानी आपने क्या किया? आपने इसकी कॉलोनी बना ली, आपने डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में तो हम क्या कर रहे थे? हम डायरेक्ट सैंपल से स्मीयर बना रहे थे स्लाइड को और उसको स्टेन करके देख रहे थे। इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने कल्चर किया बैक्टीरिया को और उसकी कॉलोनी से इनोक्यूलेट करके आपने इसकी कॉलोनी से सैंपल लेकर के आपने स्लाइड पे स्मीयर बनाया और उसको ग्राम स्टेन करके देख रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कल्चर स्मीयर। ग्राम स्टेनिंग फ्रॉम कॉलोनीज शो ग्राम पॉजिटिव कोकाई, क्योंकि स्टेफाइलोकोकाई क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं। 1 माइक्रोमीटर साइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अरेंज इन क्लस्टर्स, अरेंज इन क्लस्टर्स ये हम देख ही चुके हैं, स्टेफाइलोस मतलब ग्रेप लाइक अरेंजमेंट, तो ये क्लस्टर में अरेंज होते हैं। हैंगिंग ड्रॉप रिवील्स नॉन मोटाइल कोकाई। अभी हैंगिंग ड्रॉप मोटिलिटी एक मेथड होता है जिसको हम किस में देखेंगे? हम जब मोटाइल बैक्टीरिया स्टडी करेंगे, जैसे विब्रियो कॉलेरी हो गया एक, विब्रियो कॉलेरी कौन सी मोटिलिटी शो करता है? डार्टिंग मोटिलिटी। उसके अंदर हम देखेंगे कि जो हैंगिंग ड्रॉप मेथड होता है एक, उसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? मोटिलिटी ऑब्जर्व करते हैं बैक्टीरिया की, तो वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको पता ही है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के हमने जो बेसिक फीचर्स देखे थे, हमने कहा 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव एयर कैप्सूल है ना, तो उसमें 2 नेगेटिव में 2 कौन से नेगेटिव थे? एक तो मोटिलिटी के लिए नेगेटिव था ये और एक ये स्पोर फॉर्मेशन के लिए नेगेटिव था। तो इसके साथ हमारा कल्चर मीडिया भी कंप्लीट होता है स्टेफाइलोकोकाई के लिए। अब हम आगे के टॉपिक्स देखते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस में। Now we are going to see the biochemical tests for identification of Staphylococcus aureus। तो इसके अंदर आपको 3 सिंपल टेस्ट ही देखने, कैटलिस्ट टेस्ट, कोएगुलेस टेस्ट एंड प्रोटीन ए डिटेक्शन। कैटलिस्ट टेस्ट एंड कोएगुलेस टेस्ट तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये काफ़ी सिंपल है। तो कैटलिस्ट टेस्ट को हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें सिंपल था हमारा काफ़ी, एक माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड लेंगे आप, क्लीन माइक्रोस्कोपिक ग्लास स्लाइड ले लेंगे, उसके ऊपर एक ड्रॉप डालेंगे किस चीज़ की? 3% H2O2, एंड उसके अंदर आप इमल्सीफाई कर देंगे अ कॉलोनी ऑफ, इमल्सीफाई अ कॉलोनी, इमल्सीफाई अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया जो आप टेस्ट कर रहे हैं, उन बैक्टीरिया की आप कॉलोनी इमल्सीफाई कर देंगे। अब रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है आपके टेस्ट का। पॉजिटिव कब कहेंगे हम? जब आप ऑब्जर्व करेंगे व्हेन बबल्स आर ऑब्जर्व्ड
तो इसके अंदर अगर आपको बबल्स का फॉर्मेशन दिखने लग जाए, जिसको हमारी बुक में बबल्स या फिर एफरविसेंस भी बोला है, एफरविसेंस, तो उसके अंदर हम बोलेंगे कि आपका कैटलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव आया है। कैटलिस्ट टेस्ट नेगेटिव कब होगा? जब नो बबल्स आर ऑब्जर्व, आर सीन या ऑब्जर्व। कोई बबल्स फॉर्मेशन नहीं हुआ अगर, तो आपका कैटलिस्ट टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा। तो सिंपल प्रोसीजर है कैटलिस्ट टेस्ट का काफ़ी। 3% H2O2 लेनी है आपको, 3% हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की एक ड्रॉप डाली है, उसमें कॉलोनी एमल्सीफाई कर दीजिए बैक्टीरिया की। अगर बबल्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो पॉजिटिव टेस्ट है, अगर बबल्स फॉर्म नहीं हो रहे तो वो नेगेटिव रिजल्ट है। काफ़ी ईजी है। और हमारा कैटलिस्ट टेस्ट कौन कौन पॉजिटिव देता है, हमने इसका भी ट्रिक बनाया था, पहले ही देख लिया था हमने। वेस्ट, एक वर्ड होता है वेस्ट, वेस्ट का टी को उड़ा करके लगा दीजिए पी, तो आपके पास क्या आएगा? वेस्प। वी स्टैंड्स फॉर विब्रियोनेसी, विब्रियोनेसी, विब्रियोनेसी फैमिली के बैक्टीरिया देते हैं। एंटेरोकोकेसी, सॉरी एंटेरोबैक्टेरिसी, एंटेरोबैक्टेरी एसी, एंटेरोबैक्टेरिसी के फैमिली के देंगे। स्टेफाइलोकोकेसी, स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई आपका कैटलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव देंगे। और लास्ट फैमिली कौन सी? स्यूडोमोनाडेसी, स्यूडोमोनाड एसी। हमने ये भी देखा था कि जो वेस्प फैमिलीज हैं, वेस्प, वेस्ट की जगह वेस्प, उसमें कौन कौन सी है? विब्रियोनेसी, एंटेरोबैक्टेरिसी, स्टेफाइलोकोकाई और स्यूडोमोनाडेसी। ये 4 बैक्टीरिया आपके कैटलिस्ट टेस्ट पॉजिटिव देंगे। अब हम देखने जा रहे हैं कोएगुलेज टेस्ट। कोएगुलेज टेस्ट ये भी हमारा पढ़ा हुआ ही है, और हमें पता ही है कि ये 2 टाइप का होता है, एक तो स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट, एक ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट। स्लाइड एंड ट्यूब। स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट क्या डिटेक्ट कर रहा था आपका? क्लम्पिंग फैक्टर, क्लम्पिंग फैक्टर। ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट किसको डिटेक्ट कर रहा था? फ्री कोएगुलेज, फ्री कोएगुलेज, फ्री कोएगुलेज। क्लम्पिंग फैक्टर क्या होता है? क्लम्पिंग फैक्टर को ही हम बाउंड कोएगुलेज भी बोलते हैं, बाउंड कोएगुलेज। ये जो आपका स्टैफ ऑरियस होता है, इसको कहाँ एक्सप्रेस करता है? अपने सरफेस पे एक्सप्रेस करता है। ये बाउंड कोएगुलेज, ये आपका स्टैफ ऑरियस हो गया, और इसके सरफेस पे क्या है? बाउंड कोएगुलेज। ये बाउंड कोएगुलेज इसके सरफेस पे है। अब स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट को हम कैसे करते थे? आप एक क्लीन ग्लास स्लाइड ले रहे हैं, उसके ऊपर आप एक ड्रॉप डालेंगे नॉर्मल सलाइन की, नॉर्मल सलाइन की आपने एक ड्रॉप डाल दी, उसके अंदर आप फिर कॉलोनी को इमल्सीफाई कर देंगे एक बैक्टीरिया की। पहले तो आप नॉर्मल सलाइन एडेड, ये आपकी ग्लास स्लाइड, इसमें आपने नॉर्मल सलाइन डाला, इमल्सीफाई कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? जिनको आप टेस्ट कर रहे हैं कि ये कोएगुलेज शो करते हैं या नहीं। तो आप कॉलोनी इमल्सीफाई कर देंगे बैक्टीरिया की, और फिर ऐड अ लूप फुल ऑफ प्लाज्मा, ऐड अ लूप फुल ऑफ प्लाज्मा। लूप फुल का क्या मतलब है? आप प्लाज्मा कैसे ऐड कर रहे हैं? इनॉक्यूलेशन लूप से, यूजिंग इनॉक्यूलेशन लूप। हमने देखा ही था, ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर नाइक्रोम का वायर होता है, और नाइक्रोम का वायर क्या कैरी करता है? एक लूप होता है उसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं इनॉक्यूलेशन लूप। ये अपन यूज़ करते हैं सैंपल्स को ऐड करने के लिए, इनॉक्यूलेट करने के लिए, इसलिए नाम इसका इनॉक्यूलेशन लूप है। अच्छा, ये 3 स्टेप्स आप करेंगे। इसमें आपने क्या क्या ऐड कर दिया? नॉर्मल सलाइन ऐड कर दिया, इमल्सीफाई कर दिया बैक्टीरिया की कॉलोनी ऐड करके, और इसमें एक लूप फुल ऑफ प्लाज्मा ऐड कर दिया। अगर इसके अंदर बाउंड कोएगुलेज होगा तो आपको क्या दिखने लग जाएंगे? आपको क्लम्पिंग दिखने लग जाएगी, ऐसे क्लम्पिंग, ये इस तरह एग्रीगेट्स बनते हुए दिखेंगे, क्लम्पिंग सीन इफ पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होगा तो ये क्लियर रहेगा। अब ये किस किस केस में दिखेंगे आपको? ये आपको दिखेगा स्टैफ ऑरियस, एस ऑरियस, एस लग्डनेंसिस और एस श्लाइफेरी, स्टेफाइलोकोकस श्लाइफेरी। ये 3 स्टेफाइलोकोकाई बाउंड कोएगुलेज पॉजिटिव देते हैं, जिसमें से स्टैफ ऑरियस तो कोएगुलेज पॉजिटिव होता है, कोएगुलेज पॉजिटिव। ये दोनों क्या थे? हमारे कॉन्स के एग्जाम्पल थे, कोएगुलेज
नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई। ये कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई होते हुए भी बाउंड कोएगुलेज का एक्सप्रेशन करते हैं। ये फ्री कोएगुलेज प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए हम इनको कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई में प्लेस करते हैं। लेकिन ये बाउंड कोएगुलेज का भी प्रोडक्शन करते हैं। और ये क्या कर रहे थे, ये हमारे डिजीज काउंसिंग थे जो हमने कॉन्स में डिस्कस कर रखे हैं। अब हम देखते हैं ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट, जो क्या करता है, फ्री कोएगुलेज को टेस्ट करता है। अब ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट का हमने क्या प्रोसीजर देखा था, हमने देखा था कि आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें आप क्या ऐड कर देंगे, उसमें आप रैबिट प्लाज्मा या कोई सा भी प्लाज्मा ऐड कर देंगे। उस प्लाज्मा को ऐड करने के बाद आप देखेंगे, आप उसके अंदर इमल्सिफाई कर देंगे कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। ये आपका है प्लाज्मा, इमल्सिफाई अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया एंड आप इंक्यूबेट करेंगे इसको, इंक्यूबेट एट 37 डिग्री C फॉर 4 आवर्स। और वापस आके आप देखेंगे इसको, इसके अंदर कॉलोनी इमल्सिफाई करने के बाद आप इसको इंक्यूबेट करेंगे एट 37 डिग्री C फॉर 4 आवर्स एंड वापस आके देखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट आएगा तो आपको क्या दिखेगा, कोएगुलेट हो गया है प्लाज्मा, कोएगुलेशन ऑफ प्लाज्मा इज सीन। और ये प्लाज्मा कैसा हो जाता है, ये सॉलिडिफाई हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है। इट डज नॉट फ्लो, इट डज नॉट फ्लो ऑन टिल्टिंग टेस्ट ट्यूब। तो आप अपनी टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करेंगे तो ये जो कोएगुलेटेड प्लाज्मा ये फ्लो नहीं करेगा, आप इसको ट्विस्ट करेंगे, ऐसे टिल्ट करेंगे सॉरी, तो ये प्लाज्मा सॉलिड रह जाएगा। लेकिन अगर इफ टेस्ट does not show coagulation after 4 hours, अगर 4 आवर्स के बाद भी ये कोएगुलेशन शो नहीं कर रहा तो आप इसको ओवरनाइट इंक्यूबेट कर देंगे, ओवरनाइट इंक्यूबेट एट 37 डिग्री C। ये हमने क्यों किया, ये हम इसको देखने के लिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ स्ट्रेन्स क्या होते हैं, वो डिलेड क्लॉटिंग करते हैं, वो डिलेड कोएगुलेज फॉर्म करते हैं, उनको टाइम लगता है कोएगुलेज फॉर्म करने में, वो 4 आवर्स उनके लिए एडिक्वेट नहीं होते। तो फिर हम ओवरनाइट इसको छोड़ देंगे इंक्यूबेशन पे, उसके बाद भी अगर ये फ्लो कर रहा है प्लाज्मा, उसके बाद भी ये लिक्विड है, तो फिर टेस्ट ट्रू नेगेटिव है। टू आइडेंटिफाई डिलेड स्ट्रेन्स, डिलेड कोएगुलेशन, डिलेड कोएगुलेज स्ट्रेन्स, क्योंकि कुछ स्ट्रेन्स क्या करते हैं, वो बहुत देर लगाते हैं कोएगुलेज प्रोड्यूस करने में, उनको टाइम लगता है। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप ओवरनाइट इंक्यूबेट करेंगे, आप डायरेक्टली डिसमिस नहीं करेंगे कि ये नेगेटिव है कोएगुलेज के लिए। तो हमने कैटेलेज एंड कोएगुलेज दोनों स्टडी कर लिए। अब हम एक बार देख लेते हैं। अच्छा, जो हमारा ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट होता है ये स्पेसिफिकली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए होता है, जबकि हमारे स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट को तो 2 कॉन्स भी पॉजिटिव दे रहे थे, जो थे हमारे स्टेफाइलोकोकस लग्डनेंसिस एंड स्टेफाइलोकोकस श्लाइफेरी। तो स्टेफाइलोकोकस लग्डनेंसिस एंड श्लाइफेरी भी हमारा स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट पॉजिटिव दे रहे थे, लेकिन ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट सिर्फ कौन पॉजिटिव देता है, आपका स्टेफ ऑरियस। तो हम एक बार इनको बुक से रीड कर लेते हैं ताकि हमको ये दिख जाए कि हमने कुछ मिस नहीं किया। तो बायो, अच्छा हाँ, हमने प्रोटीन ए तो छोड़ दिया। प्रोटीन ए डिटेक्शन, इसके लिए हम मेथड क्या यूज़ करते हैं, मेथड यूज्ड लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें लेटेक्स बीड्स होती हैं। ये मान लीजिए एक लेटेक्स बीड है और इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर ह्यूमन IgG एंटीबॉडीज़ होती हैं। वो किस तरह होती हैं, वो इस तरह इसमें लगी होती हैं कि जो इनका FC रीजन है, जो आपकी एंटीबॉडी है, मान लीजिए ये भी एंटीबॉडी है, मान लीजिए ये भी मान लीजिए एंटीबॉडी है, ये रफ डायग्राम है एंटीबॉडीज़ का। तो ये जो FC रीजन है ये फ्री रहे, रिमेन्स फ्री, और ये क्या है, आपकी लेटेक्स बीड है। ये किस में होती है, आपके लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट के रिएजेंट में होती है, इन LAT रिएजेंट। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक स्लाइड लेंगे, उस स्लाइड के ऊपर आप क्या करेंगे, उस स्लाइड के ऊपर आप लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट का रिएजेंट डालेंगे और उसमें आप कॉलोनी ऐड कर देंगे स्टेफ ऑरियस की। तो ये बीड्स जो होंगी वो अब आपको पता ही है जो प्रोटीन है ये इसका सेल सरफेस एडेजन सेल वॉल एसोसिएटेड
वायरुलेंस फैक्टर था, ये सेल वॉल एसोसिएटेड वायरुलेंस फैक्टर था जो कहाँ पे बाइंड करता था, प्रोटीन ए बाइंड्स टू FC रीजन। हमको याद ही है कि प्रोटीन ए क्या था, इसके सेल वॉल से रिलेटेड एक वायरुलेंस फैक्टर था जो कि इसके FC रीजन ऑफ एंटीबॉडीज से बाइंड करके स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की फेगोसाइटोसिस रोक देता था, ऑप्सोनाइजेशन नहीं होने देता था नॉर्मली। तो हम ये जो लेटेक्स बीड्स डालेंगे और उसके अंदर हम कॉलोनी ऐड कर देंगे बैक्टीरिया की, उसमें प्रोटीन ए होगा, तो ये जो फ्री FC रीजन है इसकी वजह से वो जो प्रोटीन ए होगा वो इसके अंदर क्लम्पिंग करवा देगा, क्लम्पिंग या एग्रीगेट्स ऑफ लेटेक्स बीड्स इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन ए। हमारी बुक में लिखा है दिस टेस्ट डिफरेंशिएट्स स्टेफाइलोकोकस ऑरियस फ्रॉम कॉन्स। ये कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस है, स्टेफ ऑरियस को सेपरेट करता है ये वाला टेस्ट हमारा, एंड इट इज़ अ सिंपल टेस्ट। हमारी बुक में कॉल लिखा है इट इज़ अ सिंपल टेस्ट कैन बी डन इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स का सिंपल सा टेस्ट है, इसमें आपको बस स्लाइड लेनी है, उसमें रिएजेंट डालना है और उसमें आपको सैंपल को इमल्सीफाई कर देना है, आपके बैक्टीरिया के सैंपल को इमल्सीफाई कर देना है। अगर उसमें प्रोटीन ए प्रेजेंट होगा तो लेटेक्स बीड्स की वो क्लम्पिंग करवा देगा, सिंपल एज दैट। अब हम जल्दी से बुक से रीड करके इसके बायोकेमिकल टेस्ट को रैप अप करते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, कैटालिस टेस्ट, स्टेफाइलोकोकाई आर कैटालिस पॉजिटिव विच डिफरेंशिएट्स देम फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकाई विच आर कैटालिस नेगेटिव। हमने ये शुरू में ही देख लिया था क्लासिफिकेशन में कि स्टेफाइलोकोकाई माइक्रोकोकेसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं जो कि कैटालिस के लिए पॉजिटिव होते हैं, जबकि स्ट्रेप्टोकोकेसी फैमिली के मेंबर्स कैटालिस नेगेटिव होते हैं। Test to differentiate Staph aureus from cons. Staph aureus can be differentiated from cons, coagulase negative staphylococci, by various tests such as coagulase test and detection of protein A. coagulase test, catalase test और protein A के डिटेक्शन, इसको यूज़ करके हम स्टैफ ऑरियस को कौन से डिफरेंशिएट करते हैं। ये तीनों टेस्ट स्टैफ ऑरियस को कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई से डिफरेंशिएट करने के लिए है। कोएगुलेज टेस्ट, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टेस्ट परफॉर्म It is the most commonly performed biochemical reaction for identification of Staphylococcus aureus. इस स्टैफ ऑरियस को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे कॉमनली कौन सा होता है, कोएगुलेज टेस्ट। ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट, इट डिटेक्ट्स फ्री कोएगुलेज सिक्रेटेड बाय स्टैफ ऑरियस, ये भी हमने देख लिया था। प्रोसीजर इसका क्या था, कॉलोनी ऑफ स्टैफ ऑरियस इज इमल्सिफाइड इन प्लाज्मा इन अ टेस्ट ट्यूब एंड इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री C फॉर 4 आवर्स। 37 डिग्री C कितनी देर के लिए, 4 घंटे के लिए आप इसको इंक्यूबेट करेंगे। पॉजिटिव टेस्ट, इट इज इंडिकेटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट दैट डज नॉट फ्लो व्हेन द टेस्ट ट्यूब इज टिल्टेड। इसका डायग्राम भी दे रखा है आपकी बुक में, ये आप देख सकते हैं। ये पॉजिटिव टेस्ट में ये जो क्लॉट है ये प्लाज्मा क्लॉट हो गया है 4 घंटे रखने के बाद 37 डिग्री C पे, और आप इस टेस्ट ट्यूब को आगे पीछे टिल्ट करेंगे तो ये प्लाज्मा सॉलिडिफाई हो चुका है, ये फ्लो नहीं करेगा। जबकि द नेगेटिव ट्यूब्स नो क्लॉट फॉर्मेशन शुड बी इंक्यूबेटेड ओवरनाइट, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये डिलेड स्ट्रेन तो नहीं है, एंड री एग्जामिन्ड एज सम स्ट्रेन्स में प्रोड्यूस अ डिलेड क्लॉट, मतलब कुछ स्ट्रेन्स को टाइम लगता है कोएगुलेज प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो उनको रूल आउट करने के लिए स्टैफ ऑरियस के उन स्ट्रेन्स को रूल आउट करने के लिए आप इसको ओवरनाइट इंक्यूबेशन पर रख देंगे ताकि आपको पता चल जाए ये उनमें से तो नहीं है। The negative tubes, no clot formation, should be incubated overnight and re-examined as some strains may produce a delayed clot. This test is different from slide coagulase test which is mediated by clumping factor. अब हम देखेंगे clumping factor ही क्या था, bound coagulase था हमारा। Slide coagulase test, it detects clumping factor that is bound coagulase. Procedure, a colony of Staph aureus is emulsified with a drop of normal saline. हमने क्या बोला था, एक स्लाइड लेंगे उस पर नॉर्मल सलाइन की ड्रॉप डालेंगे, उसमें बैक्टीरिया ऐड करेंगे और फिर उसके अंदर प्लाज्मा ऐड कर देंगे, NCP, नॉर्मल सलाइन, कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, प्लाज्मा, NCP. Normal saline on a slide to form a milky white suspension. Then a loop full of plasma is added and mixed properly. Positive result. It is indicated by formation of coarse clumps, whereas it remains milky white in the suspension. Whereas it remains as milky white suspension if the test is negative. अब लास्ट हम देख रहे हैं प्रोटीन ए डिटेक्शन। प्रोटीन ए इज प्रेजेंट ऑन सेल वॉल ऑफ स्टैफ ऑरियस, हमें पता ही है ये स्टैफ ऑरियस के सेल वॉल एसोसिएटेड वायरुलेंस फैक्टर्स में से एक था प्रोटीन ए, विच कैन बी डिटेक्टेड बाय लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। इसमें हमने देखा था लेटेक्स बीड्स होती है जिसमें
एंटीबॉडीज़ होती हैं, ह्यूमन आईजीजी एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो कि जिनका एफसी रीजन क्या होता है, फ्री होता है। उनका एफसी रीजन इस तरह होता है कि वो प्रोटीन ए से बाइंड कर सकें, विच विच कैन बी डिटेक्टेड बाय लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। उसके अंदर हम रिएजेंट होता है वो लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट का जो रिएजेंट होता है उसमें ये बीड्स होती हैं, और उस रिएजेंट को आप स्लाइड पे लेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर आप कॉलोनी इमल्सीफाई कर देंगे बैक्टीरिया की। वो कॉलोनी इमल्सीफाई होगी तो आपको क्या दिखेगा, आपको वो दिखेगा कि वहाँ पे क्लम्पिंग चालू हो गई, उसमें एग्रीगेट्स फॉर्म होने चालू हो गए। तो उससे क्या पता चल रहा है हमें, प्रोटीन है प्रेजेंट है। विच डिफ्रेंशिएट्स इट फ्रॉम कॉर्न्स। अच्छा, जो प्रोटीन ए होता है उसी को हम यूज़ करते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को कॉर्न से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसको भी यूज़ करते हैं। इट इज़ अ रैपिड टेस्ट, रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में ये टेस्ट कंप्लीट होके आपको रिजल्ट्स भी दे देगा। अच्छा, एक डायग्राम हमने देखा नहीं, ये हमारा स्लाइड कोएगुलेस टेस्ट का है। वैसे तो हम इसको भी देख चुके हैं पहले भी पुराने लेक्चर्स में, पर एक बार फिर भी यहाँ देख लेते हैं। ये आपका पॉजिटिव स्लाइड कोएगुलेस टेस्ट है। इसके अंदर आपने क्या किया था, इसके अंदर आपने नॉर्मल सलाइन की ड्रॉप डाली थी, उस पर कॉलोनी डाली थी बैक्टीरिया की, और उसमें आपने प्लाज्मा ऐड कर दिया था इनॉक्यूलेशन लूप से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्रीगेट फॉर्मेशन हुआ है, जबकि ये वाला स्मूथ है जो नेगेटिव केस है स्लाइड कोएगुलेस टेस्ट का। तो इसके साथ हमारे बायोकेमिकल टेस्ट ऑफ स्टैफ ऑरियस कंप्लीट हो। अब हम देखेंगे ऑटोमेटेड सिस्टम्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो हमारी बुक में ऐसे 2 सिस्टम्स के नाम लिए हैं जो कि हैं वाईटेक एंड माल्टीटॉफ। इनको हम ब्रीफली एक बार देख लेते हैं ये कैसे वर्क करते हैं। तो हमारा जो वाईटेक सिस्टम होता है, वाईटेक, ये डिटेक्ट करता है बैक्टीरिया की स्पीशीज़, आइडेंटिफाई करता है ये पहले तो बैक्टीरिया को, आइडेंटिफाई द बग या द बैक्टीरिया, एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इसके अंदर ये 2 फीचर्स होते हैं, एक तो ये बैक्टीरिया को भी आइडेंटिफाई कर लेगा आपके लिए, और ये जो आपकी एंटीबायोटिक है जो उस पर वर्क करेगी उस बग के ऊपर, उसको भी आइडेंटिफाई कर लेगा। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक ऑटोमेटेड मशीन होती है, ऑटोमेटेड मशीन, जिसमें क्या लगे होते हैं, जिसमें लगे होते हैं ऑप्टिकल सेंसर्स, ऑप्टिकल सेंसर्स। इन ऑप्टिकल सेंसर, और इसके अंदर होते हैं सैम्पल कार्ड्स, सैम्पल कार्ड्स। ये इस तरीके के कार्ड्स होते हैं वाईटेक के, जिनमें इस तरीके से वेल्स प्रेजेंट होते हैं, सैम्पल कार्ड्स विद वेल्स। इस तरह उन पे वेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन वेल्स के अंदर डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, डिफरेंट वेल्स विद डिफरेंट एंटीबायोटिक्स एंड सबस्ट्रेट्स। तो जो आपका वाईटेक होता है ये क्या करता है, ये इन कार्ड्स को एक्सेप्ट कर लेता है और उनको मॉनिटर करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स ऑप्टिकल सेंसर्स। इनको वो मॉनिटर करता रहता है, और इसके अंदर एक डेटाबेस होता है, यूजेस अ डेटाबेस टू कंपेयर ग्रोथ पैटर्न्स, टू आइडेंटिफाई स्पीशीज़। तो वाईटेक आपका एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर लगे होते हैं ऑप्टिकल सेंसर्स। एक तो इसमें ऑप्टिकल सेंसर्स लगे होते हैं, और इसके अंदर क्या यूज़ होते हैं, इसके अंदर यूज़ होते हैं सैम्पल कार्ड्स विद वेल्स। ये सैम्पल कार्ड्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे वेल्स होते हैं, अलग अलग एंटीबायोटिक्स कंटेनिंग, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स को कंटेनिंग वेल्स जो होते हैं। तो वो देखता रहता है, आपका जो मशीन होती है वो देखती रहती है अपने ऑप्टिकल सेंसर्स यूज़ करके कि कौन से में ये ग्रो कर पा रहा है, कौन से में ये ग्रो नहीं कर पा रहा, और ग्रोथ पैटर्न देख करके वो पैथोजन की स्पीशीज़ को भी आइडेंटिफाई कर लेती है। इट कैन आइडेंटिफाई इन आवर्स, it can identify the pathogen in hours, जबकि आपको दूसरे तरीक़ों से, लैब के नॉर्मल तरीके से जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उसमें आपको पॉसिबली डेज तक कल्चर करते रहना पड़ सकता है, लेकिन ये क्या करता है, ये आवर्स में आइडेंटिफाई करके आपको दे देगा रिजल्ट। उसके अलावा इट ऑल्सो गिव्स यू, इट कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन, MIC, मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। यानी ये आपको सिर्फ एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट ससेप्टेबल नहीं बताएगा, ये भी बता देगा कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी है जिस पे वो
उसकी पैथोजन की ग्रोथ इनिबिट हो रही है। मिनिमम इनिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन भी आपको बता के ये दे देगा एंटीबायोटिक्स की। तो ये दिस वाज ऑल फॉर आवर वाइटेक। अब हम देखते हैं माल्डीटॉफ क्या होता है। अब हम देख रहे हैं माल्डीटॉफ क्या होता है। माल्डी, MALDI, माल्डीटॉफ। इसके अंदर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन और TOF का फुल फॉर्म है टाइम ऑफ फ्लाइट मास स्पेक्ट्रोमेट्री। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा बड़ा नाम है। M फॉर मैट्रिक्स, A फॉर असिस्टेड, L फॉर लेज़र, D फॉर डिसॉर्प्शन, I फॉर आयोनाइजेशन, TOF फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इसका मीनिंग क्या है? अब ये क्या करती है, बैक्टीरिया आर सब्जेक्टेड टू अ लेज़र। हम बैक्टीरिया पे क्या मारते हैं, लेज़र मारते हैं। तो लेज़र मारते हैं तो उससे क्या होता है, राइबोसोमल प्रोटीन्स। तो जो बैक्टीरिया के राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं वो क्या होता है, वो वेपराइज हो जाते हैं, वेपराइज और आयोनाइज। तो आपका बैक्टीरिया, उसके राइबोसोमल प्रोटीन्स क्या होंगे, वो वेपराइज हो जाएंगे और वो आयोनाइज हो जाएंगे। फिर उसके बाद दीज प्रोटीन्स आर पास्ड थ्रू अ ट्यूब टू अ डिटेक्टर। ये प्रोटीन्स को हम फिर एक ट्यूब के थ्रू पास करेंगे, जो ये एक डिटेक्टर को जाके स्ट्राइक करेंगे। और जो मशीन है हमारी, जो माल्डीटॉफ में मशीन यूज़ हो रही है, इट रीड्स द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दोज प्रोटीन्स। तो जो मशीन है वो क्या करती है, वो इन फ्लाइंग प्रोटीन्स का टाइम ऑफ फ्लाइट मेजर कर लेती है बिफोर दे हिट द डिटेक्टर। अब उससे क्या होता है, उससे ये होता है, देन इट कंपेयर्स। अब जो हमारा जो बैक्टीरिया होता है अलग अलग टाइप के, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ये यूनिक होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट यूनिक सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया। सिंपल सा लॉजिक है, अलग अलग बैक्टीरिया के राइबोसोमल प्रोटीन्स जो होंगे वो भी अलग अलग होंगे। तो जो वेपराइज और आयोनाइज होने के बाद वो प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे, वो भी यूनिक होंगे। तो उन सबके टाइम ऑफ फ्लाइट जो होंगे वो एक सिग्नेचर कैरी करेंगे। तो यूनिक सिग्नेचर या यूनिक फिगमेंट, इसको आप यूनिक फिंगरप्रिंट भी बोल सकते हैं, यूनिक फिंगरप्रिंट। अलग अलग बैक्टीरिया का जो ये टाइम ऑफ फ्लाइट सिग्नेचर आएगा, या फिर अलग अलग बैक्टीरिया का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो यूनिक होगा। उसकी वजह से अब क्या होगा, जो मशीन होगी, द मशीन विल कंपेयर टाइम ऑफ फ्लाइट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस एंड आइडेंटिफाई द पैथोजन। ये एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस को कंपेयर कर लेगी ऑब्जर्व टाइम ऑफ फ्लाइट से, और जो हमारा ऑब्जर्व टाइम ऑफ फ्लाइट होगा और जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस होगा उससे कंपेयर करके पता कर लेगी कि हमारा ये जो पैथोजन है ये कौन सा वाला है। और हम स्टैफ ऑरियस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इनको यूज़ कर सकते हैं एडवांस सेटिंग में, जो कि है हमारे वाइटेक एंड माल्डीटॉफ। बुक में इनके बारे में ज़्यादा दिया नहीं है, बुक में इनके बारे में बस इनका नाम दे रखा है, वो भी आप देख लीजिए। ऑटोमेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन, automated systems such as Vitek and MALDI-TOF can also be used for rapid and precise identification। अब हम देखेंगे टाइपिंग ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो टाइपिंग ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से क्या मतलब है, टाइपिंग ऑफ एस ऑरियस। अच्छा, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारी बुक में क्या लिखा है। सबसे पहले तो लिखा है कि इट इज़ डन फॉर एपिडीमियोलॉजिकल पर्पस, इट इज़ डन फॉर एपिडीमियोलॉजिकल पर्पस, एपिडीमियोलॉजिकल
पर्पस। और एक एग्जाम्पल दिया है जैसे कि फूड पॉइजनिंग की आउटब्रेक हुई। एग्जाम्पल, फूड पॉइजनिंग आउटब्रेक को आप ट्रैक करने के लिए यूज़ करेंगे इसको। फूड पॉइजनिंग आउटब्रेक, टू ट्रैक इट, टू ट्रैक इट एंड फाइंड सोर्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप क्लासीफाई करते हैं स्टैफ ऑरियस की टाइपिंग में, आप इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, क्लासिफाइड एट द सब स्पीशीज लेवल, एट द सब स्पीशीज लेवल। आप इसको सब स्पीशीज़ के लेवल तक क्लासीफाई कर रहे हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये दो टाइप का हो जाएगा, एक तो जीनोटाइपिक, जीनोटाइपिक यानी आप बैक्टीरिया के जीनोम को यूज़ कर रहे हैं एज अ बेसिस, और एक हो जाएगा फिनोटाइपिक यानी जो ट्रेट्स वो एक्सप्रेस करता है, जैसे कि वो कुछ एंटीबायोटिक्स से अगर ससेप्टेबल हो गया तो वो एंटी माइक्रोबियल के बेसिस पे आपने कर दिया, वो फिनोटाइपिक में आ जाएगा। और जीनोटाइपिक जो उसके जेनेटिक डिफरेंसेस है उनके बेसिस पे आएगा, यानी उसके डीएनए में जो जो डिफरेंसेस आप ऑब्जर्व करेंगे। तो जीनोटाइपिक टाइपिंग को याद रखने के लिए आप सिंपली यूज़ कर लीजिए मेमोनिक रिप्स, RIPPS, रिप्स। RI स्टैंड्स फॉर राइबोटाइपिंग, राइबोटाइपिंग। राइबोटाइपिंग क्या है, बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन RRNA, राइबोसोमल RNA। जो बैक्टीरिया का राइबोसोमल RNA है उसके बेसिस, उसके अंदर जो जो आप डिफरेंसेस ऑब्जर्व करेंगे अलग अलग स्ट्रेन्स में, उसके बेसिस पे आप राइबोटाइपिंग में क्लासीफाई करेंगे। तो ये हो गया सिंपली हमारा राइबोटाइपिंग। फर्स्ट P जो है वो स्टैंड्स फॉर PCR RFLP। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप यू विल चूज एन आर्बिट्रेरी जीन, कोई सी भी आप कन्वीनियंट जीन उठा लेंगे बैक्टीरिया की, अ जीन ऑफ बैक्टीरिया इज चोजन, और इसको आप डाइजेस्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टेड बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे काटता है, एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो आपके स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे काटता है। पैलिंड्रोमिक मतलब जो दोनों साइड में चलाने से सेम ऑर्डर में रिपीट हो, जैसे कि PP। तो आप अगर P को फॉरवर्ड पढ़ेंगे या फिर P को रिवर्स में पढ़ेंगे तो वो एक ही बात है, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। तो डाइजेस्टेड बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उससे क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे, प्रोड्यूसेस रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स। इसमें क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स से क्या मतलब है, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स यानी कि आपका ये डीएनए था, इतना लंबा डीएनए था बैक्टीरिया का, ये डीएनए था, इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने यहाँ पे और यहाँ पे काट दिया, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। इनको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। और RFLP स्टैंड्स फॉर रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। लेंथ का मतलब वो अलग अलग लेंथ्स के होंगे, और पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक, जैसे कि एक बैक्टीरिया में तो इस तरह इक्वली डिवाइड कर दिया, दूसरा स्ट्रेन ले लीजिए आप, उसी बैक्टीरिया का दूसरा स्ट्रेन ले लीजिए, हो सकता है वन यहाँ पे काट, एक यहाँ पे कट लगा दे, एक यहाँ पे कट लगा दे, एक यहाँ पे कट लगा दे, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम ही है, 1 2 3 कटे हैं, 1 2 3, इसमें भी 3 फ्रैगमेंट बने हैं, लेकिन जो एक फ्रैगमेंट 1 है वो काफ़ी लंबा हो गया, तो लेंथ में क्या दिख रहा है आपको, पॉलीमॉर्फिज्म दिख रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब अलग अलग फॉर्म्स दिख रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इधर रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट 1 जो है वो काफ़ी लंबा है, इधर रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट 1 जो है वो काफ़ी छोटा है, तो ये क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है। तो बेस्ड ऑन RFLP, RFLP का क्या मीनिंग है, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी जो रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनके अंदर जो अलग अलग लेंथ्स ऑब्जर्व हो रही है, उसके पॉलीमॉर्फिज्म के बेसिस पे आप अलग अलग स्ट्रेन्स में इसको क्लासीफाई कर रहे हैं PCR RFLP में। अच्छा, दूसरा P स्टैंड्स फॉर PFG यानी पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो भी क्या है अभी देखते हैं। तीसरा जो P है, जो आपका नेक्स्ट P है, इट स्टैंड्स फॉर पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
अच्छा, इसको समझने के लिए थोड़ी सी एक बैकग्राउंड स्टोरी है, यानी कि एक बैकग्राउंड नॉलेज है जो आप समझ लीजिए। बेसिकली जो नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन नॉट सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट्स लार्जर देन 15 किलो बेस पेयर। 15 किलो बेस पेयर यानी 15 किलो बेस पेयर से ज़्यादा बड़े हों, यानी 15,000 से ज़्यादा बेस पेयर्स हों अगर किसी डीएनए फ्रैगमेंट में, तो वो उसको उसके इक्विवेलेंट साइजेस से सेपरेट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका सैंपल है वेल, ये आपका अगैरोस जेल है, इसके अंदर आपने चला दिया, इसके अंदर दो डीएनए फ्रैगमेंट्स थे, एक तो था कितना 15 किलो बेस पेयर का, एक था 30 किलो बेस पेयर का, ठीक है। तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ये इक्विवेलेंट डिस्टेंस ही चल पाएंगे नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इसमें मान लीजिए आपका जेल ये है, इसमें आपका जेल ये है, आपके इलेक्ट्रोड्स इस तरह लगे होंगे। नो, इसमें तो क्या है, इसमें इलेक्ट्रोड्स इस तरह लगे थे, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। सॉरी, उल्टा होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, तो डीएनए प्लस की तरफ मूव करेगा। तो मान लीजिए वेल यहाँ था, मान लीजिए वेल यहाँ था, ये कुछ नहीं है, इसको डिलीट कर दीजिए। मान लीजिए वेल यहाँ था, वेल यहाँ था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक्सटेंड होगी, माइनस से प्लस की तरफ जाएगा। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज से दूर जाके पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। लेकिन अगर इसमें जो बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स हो गए जो कि 15 किलो बेस पेयर से ज़्यादा बड़े होंगे साइज में, वो नॉर्मल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आपको एक ऐसा बैंड दिखाई देगा, यहाँ पे आपको जैसे एक बैंड दिख गया, इसके अंदर जो 15 और उससे बड़े वाले जेल के, इससे जो 15 और उससे 15 किलो बेस पेयर और उससे बड़े वाले डीएनए के फ्रैगमेंट्स होंगे, वो सारे इसके अंदर ही एक्यूमुलेटेड रहेंगे, वो अलग ही नहीं कर पाएगा इनको। ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को अलग कर सकता है सिर्फ। लेकिन जो पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये अलग मेथड है। इसमें इलेक्ट्रोड्स कैसे प्लेस होंगे, इसमें ऐसे डायगनली प्लेस्ड होंगे। ये 4 इलेक्ट्रोड आपने लगा दिए, इसके अंदर क्या होगा, इसमें जो आपका डीएनए होगा, मान लीजिए यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो आपका डीएनए फ्रैगमेंट होंगे सारे के सारे, वो यहाँ से चालू हो रहे हैं मान लीजिए, तो फील्ड तो ऐसे एक्सटेंड हो रही है कुछ इस तरह, फील्ड इस तरह एक्सटेंड हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है ना। और आपको पता है डीएनए नेगेटिव चार्ज है, तो ये फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो डीएनए पहले तो इस तरीका का मूवमेंट शो करेगा, लेकिन आप क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर, सॉरी ऑल्टरनेट कर देंगे। ऑल्टरनेट का क्या मीनिंग है, ये मान लीजिए ये वही हमारा जेल है, इसमें इस तरीके के 4 थे, ये आ गए यहाँ पे से फील्ड कट ऑफ हो जाएगी, इंस्टेड इस तरीके से फील्ड आ जाएगी, प्लस प्लस प्लस। अब फील्ड कैसी आ गई, अब फील्ड ऐसी आ गई, ये आपका सैंपल वेल हो गया। आपका डीएनए यहाँ तक पहुँचा था, वो इस तरह चलने लग जाएगा। पहले डीएनए ऐसे चला, फिर डीएनए ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला। डीएनए मूव्स जिग जैग, जिग जैग। और जो पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन रिजॉल्व, कैन सेपरेट डीएनए लार्जर देन डीएनए फ्रैगमेंट्स होना चाहिए, सॉरी, डीएनए फ्रैगमेंट्स लार्जर देन 15 किलो बेस पेयर्स। यानी कि यहाँ पे हमें क्या दिक्कत आ रही थी, यहाँ पे मान लीजिए जो 15, 30, 45 इतने किलो बेस पेयर के 15, 30, 45, 60 एक्सेट्रा, जो बड़े बड़े बेस पेयर्स थे, जो बड़े बड़े डीएनए थे बहुत ज़्यादा बेस पेयर्स वाले, 15,000, 30,000 बेस पेयर्स वाले, वो सारे के सारे एक ही बैंड में रह रहे थे, वो अलग ही नहीं हो रहे थे। ये क्या कर सकता है, 15,000 बेस पेयर्स वाले को 30,000 बेस पेयर्स वाले से सेपरेट कर देगा, 15,000 वाले को 18,000 वाले से सेपरेट कर देगा, एक्सेट्रा। तो अब इसका हमारे स्टैफ ऑरियस की टाइपिंग में क्या काम आ रहा है, तो पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं आप लेते हैं रेयर, आप स्टैफ ऑरियस का डीएनए लेंगे, आप लेंगे रेयर कटिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेयर कटिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लाइक SMA1, SMA1 एक रेयर कटिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। यानी कि ये बहुत रेयर इसके जो सीक्वेंस होते हैं कट करने के, वो काफ़ी रेयर होते हैं डीएनए में। तो ये अगर इसके सीक्वेंस, मान लीजिए ये बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए है, ये मान लीजिए बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए है, इसमें अगर वो सीक्वेंसेस कम होंगे, जैसे एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ बस, या मान लीजिए एक और आ गया यहाँ, तो ये सिर्फ इसको 3 फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करेगा, रेयर कटिंग सीक्वेंसेस
लीड्स टू लेस नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स, लेस नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स। ऑल्सो एक तो फ्रैगमेंट्स कम होंगे इसमें, और फ्रैगमेंट्स कैसे होंगे, बड़े बड़े होंगे, लार्ज फ्रैगमेंट्स, लार्ज फ्रैगमेंट्स। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इस पूरे बैक्टीरिया के पूरे डीएनए को कट कर रहे हैं, तो उससे हमें कम नंबर कम मिलेगा लेकिन फ्रैगमेंट बड़े बड़े मिलेंगे। और हमने क्या देखा था, पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसको सेपरेट कर सकता है, 15 किलो बेस पेयर से ज़्यादा बड़े फ्रैगमेंट्स को ये सेपरेट कर सकता है। तो हमको कौन सी नीड पड़ेगी इलेक्ट्रोफोरेसिस की, पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की नीड होगी, क्योंकि हम पूरा का पूरा क्रोमोसोमल डीएनए डाइजेस्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया का, पूरा सर्कुलर डीएनए डाइजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम स्टैफ ऑरियस का। और हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, रेयर कटिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिससे हमें लेस नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स और लार्ज फ्रैगमेंट्स मिल जाए। लेस नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स हमको क्यों चाहिए, क्योंकि उनको रिजॉल्व करना थोड़ा कन्वीनियंट होगा, उनको रिजॉल्व हम इजीली कर पाएंगे, हम ज़्यादा इजीली एनालाइज कर पाएंगे डिफरेंसेस, इनके जो वेरिएशंस होंगे उनको हम ज़्यादा इजीली एनालाइज कर पाएंगे। तो हम पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करके इनका पैटर्न निकाल लेंगे, इनके क्रोमोसोमल डीएनए का। इनके क्रोमोसोमल डीएनए में हमारे रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट के लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म देख लेंगे पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करके, जिससे हमको इनके स्ट्रेन्स में हम इनको क्लासीफाई कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एस। एस से क्या है था, सीक्वेंस बेस्ड टाइपिंग, सीक्वेंस बेस्ड टाइपिंग। इसमें भी आप क्या करेंगे, आप एक जीन उठा लेंगे बैक्टीरिया की, कोई सी भी, चूज अ जीन एंड अ स्पेसिफिक जीन, एक्चुअली कोई स्पेसिफिक जीन लाइक मैक ए। हम आगे जाके देखेंगे कि ये जो मैक ए है ये एक्चुअली स्टैफाइलोकोकस ऑरियस को मेथिसिलिन से रेजिस्टेंट बनाती है। मैक ए जीन, स्पा जीन ले लेंगे एक्सेट्रा। आप मैक ए जीन ले सकते हैं, स्पा जीन ले सकते हैं, बस वो स्पेसिफिक जीन ले रहे हैं आपको ही, ठीक है। अ स्पेसिफिक जीन लाइक मैक ए स्पा इज चोजन। आपने कोई स्पेसिफिक जीन चूज कर ली, मैक ए या फिर स्पा, ठीक है। इसको भी आप क्या करेंगे, इसको कट करने के बजाय आप इसको आप पहले तो पीसीआर से एम्पलीफाई करेंगे, एम्पलीफाई द जीन। आप उस जीन को एम्पलीफाई कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, और उसको एम्पलीफाई करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको पूरा सीक्वेंस कर देंगे, सीक्वेंस्ड। द जीन इज सीक्वेंस्ड। आपने पूरी जीन सीक्वेंस कर लिया और आपने उसके न्यूक्लियोटाइड्स के ऑर्डर को चेक कर लिया। जो आपको सीक्वेंस करने के बाद डेटा मिलेगा, कंपेयर्ड बिटवीन डिफरेंट स्ट्रेन्स। तो आपने कोई स्पेसिफिक जीन उठाई बैक्टीरिया की, आपने उसको पीसीआर से एम्पलीफाई कर दिया, उसको एम्पलीफाई करने के बाद आपने उसका सीक्वेंसिंग कर दी। सीक्वेंसिंग मतलब आपने निकाल लिया कि उसके अंदर कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड किस ऑर्डर में है, और आपने अलग अलग स्ट्रेन्स के सीक्वेंस को कंपेयर कर लिया, उनमें अगर कोई डिफरेंसेस है तो आप उनको अलग अलग स्ट्रेन्स में क्लासीफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस बेस्ड टाइपिंग। अब हम देखेंगे फिनोटाइपिक मेथड्स, फिनोटाइपिक टाइपिंग मेथड्स। फिनोटाइपिक टाइपिंग मेथड्स के अंदर हमारे काम के दो हैं, जो कि एक तो हो जाएगा हमारा बैक्टीरियोफेज टाइपिंग, या फिर सिर्फ फेज टाइपिंग फॉर शॉर्ट। इसको आप फेज टाइपिंग भी कह सकते हैं, इसको बैक्टीरियोफेज टाइपिंग भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या है, एंटीबायोग्राम टाइपिंग। ये किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी। एंटीबायोग्राम टाइपिंग का क्या मीनिंग है कि जो डिफरेंट स्ट्रेन्स, जैसे कि आपका वर्सा MRSA हो गया, VRSA हो गया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में, वो क्या है, वो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट है, एक वैंकोमाइसिन से रेजिस्टेंट है। तो हम उसमें क्या देख रहे हैं, हम उसमें देख रहे हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक से ये रेजिस्टेंट है, कौन सी से ससेप्टेबल है, और उसके बेसिस पे हमने सब स्पीशीज में इसको क्लासीफाई कर दिया। बैक्टीरियोफेज टाइपिंग क्या है, बैक्टीरियोफेज टाइपिंग किस पे बेस्ड थी, बैक्टीरियोफेज टाइपिंग इज बेस्ड ऑन susceptibility to bacteriophages,
मतलब हम देख रहे हैं कि कौन कौन से बैक्टीरियोफेजिस से कौन कौन से स्ट्रेन ससेप्टेबल है, कौन कौन से रेजिस्टेंट हैं एक्सेट्रा। मतलब एक बैक्टीरियोफेज एक स्ट्रेन को खा रहा है लेकिन एक दूसरे वाले को छोड़ रहा है, तो उसके बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और उसको हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेज टाइपिंग या फिर फेज टाइपिंग। इसके ये अब एक्चुअली क्या है, हमारी बुक में लिखा है इट इज़ ऑब्सोलीट, इट इज़ नाउ ऑब्सोलीट with the advent of with the advent मतलब emergence या फिर आने को हम बोलते हैं advent of molecular typing। पहले तो हम क्या देख रहे थे, कौन से वायरस से ये मर जाता है, कौन से वायरस से कौन सा स्ट्रेन बच रहा है एक्सेट्रा, तो उसको हम बोल रहे थे फेज टाइपिंग। लेकिन अब मॉलिक्यूलर टाइपिंग आ गई है तो उसकी वजह से ये क्या है, ये ऑब्सोलीट हो चुका है। लेकिन इसमें एक चीज़ हमारी बुक में दे रखी है, फेज टाइप 80/81। तो ये जो हमारा फेज टाइप 80 और 81 है, ये क्या है, इनको हम बोलते हैं एपिडेमिक स्ट्रेन, एपिडेमिक स्ट्रेन ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इनको हम एपिडेमिक स्ट्रेन ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमनली एसोसिएटेड है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से, यानी सॉरी हॉस्पिटल आउटब्रेक्स में। मोस्ट कॉमनली causes hospital outbreak। ये बहुत कॉमनली हॉस्पिटल आउटब्रेक्स करता है फेज टाइप 80/81। फेज टाइप 80/81 बहुत ही कॉमनली हॉस्पिटल में आउटब्रेक्स कॉज कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, एपिडेमिक स्ट्रेन ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इसकी को हम एपिडेमिक स्ट्रेन बोलते हैं, फेज टाइप 80/81, ये हमारी बुक में दे रखा है। एंटीबायोग्राम टाइपिंग को हम देख ही चुके हैं, ये बेस्ड है एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग पे। तो हमने इसकी टाइपिंग मेथड्स को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं इसका AST यानी एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट, और हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसकी ड्रग रेजिस्टेंस। तो एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, हम पूरा का पूरा रीड कर लेते हैं बुक से। Typing of Staphylococcus aureus. Typing of S. aureus to subspecies level is done for epidemiological purpose. इसको हम epidemiological purpose के लिए करते हैं। To trace the source of infection, it is especially useful in outbreaks such as food poisoning. ये food poisoning जैसे outbreaks में most commonly use होता है, affecting a larger community. Typing methods include both phenotypic methods and genotypic methods. Phenotypic methods such as bacteriophage typing and antibiogram typing. Bacteriophage यानी bacteriophage के infection से susceptible कौन कौन से, resistant कौन से हैं, और antibiogram antibiotic से susceptible resistant कौन कौन से हैं। Genotypic methods such as PCR, FLP, polymerase chain reaction, restriction fragment length polymorphism। इसमें हम क्या देख रहे थे, हम एक जीन को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके उसके अंदर RFLP ऑब्जर्व कर रहे थे, यानी रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट की लेंथ में जो पॉलीमॉर्फिज्म है हम उसको देख रहे थे। राइबोटाइपिंग, जो उसका राइबोसोमल RNA होता है उसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उसके बेसिस पे हम राइबोटाइपिंग कर रहे थे। पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके लिए इसमें हम क्या कर रहे थे, हम बैक्टीरिया के पूरे क्रोमोसोमल DNA को रेयर कटिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर रहे थे, और क्योंकि उससे बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स और कम नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस हो रहा था, इसलिए हमने कौन सा मेथड यूज़ किया, पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस 15 किलो बेस पेयर से ज़्यादा रिजॉल्व नहीं कर सकता। पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सीक्वेंस बेस्ड टाइपिंग में हम क्या देख रहे थे, हम एक जीन ले रहे थे, कोई स्पेसिफिक जीन ले रहे थे, जैसे MECA जीन ले ली जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस यानी MRSA के अंदर होती है, या फिर आपने कोई सी उठा ली स्पा जीन, उसकी जो स्पा जीन है, या फिर MECA जीन उठा लिया और उसको आपने सीक्वेंस करके कंपेयर कर लिया डिफरेंट स्ट्रेन्स के बीच में। तो ये कंप्लीट करता है हमारा टाइपिंग। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं बैक्टीरियोफेज टाइपिंग। फेज टाइपिंग इन्वॉल्व्स डिफरेंशिएटिंग स्ट्रेन्स ऑफ स्टैफ ऑरियस इनटू सब स्पीशीज लेवल बेस्ड ऑन द ससेप्टिबिलिटी टू बैक्टीरियोफेजेस। ये अपन देख ही चुके हैं। पैटर्न मेथड ऑफ फेज टाइपिंग। Phage type 80/81 is most commonly associated with outbreaks in hospitals. Therefore, it is known as epidemic strain of Staph aureus. यानी यही epidemic strain of Staph aureus कहलाता है। क्यों? क्योंकि बहुत commonly involved है जो हमारे hospital outbreaks होते हैं उनके अंदर। With the advent of molecular typing methods, phage typing has become obsolete nowadays. अब ये यूज़ नहीं होती क्योंकि हमारे पास क्या आ गए हैं, molecular typing methods आ चुके हैं। अब हम लास्ट टॉपिक देख रहे हैं आज की क्लास का, एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट।
तो इसको हम बुक से ही कवर कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं. एज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस डेवलप्स रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स रेडिली, ड्रग शुड बी प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट. तो हमारा जो स्टैफ ऑरियस है बहुत ईजिली ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, तो इसको हमें सिर्फ एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग करने के बाद ही देने चाहिए कोई भी दवाई है इसके लिए. इट इज़ परफॉर्म्ड बाय डिस्क डिफ्यूजन मेथड ऑन मुलर हिंटन अगार. डिस्क डिफ्यूजन मेथड हम यूज़ करते हैं इसकी एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, और हम कौन सा मीडिया यूज़ करते हैं, मुलर हिंटन एगार, मुलर हिंटन एगार. और बाय ऑटोमेटेड MIC डिटेक्शन मेथड बाय माइक्रोब्रॉथ डाइल्यूशन. ये भी हम देख ही चुके हैं. वाईटेक में हमने क्या देखा था, उसके अंदर होते हैं सैंपल कार्ड्स. उन सैंपल कार्ड्स के अंदर क्या होता है, वेल्स होते हैं. वो वेल्स के अंदर क्या होता है, अलग अलग एंटीबायोटिक्स और अलग अलग सबस्ट्रेट होते हैं. वो सबस्ट्रेट या एंटीबायोटिक्स को ही हम यहाँ पे क्या नाम दे दिया, माइक्रोब्रॉथ. और वो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे होते हैं, तो यहाँ क्या लिखा है, माइक्रोब्रॉथ डाइल्यूशन. और उसको तो हमने किस में देखा था, ये हमने ऑटोमेटेड सिस्टम यानी वाईटेक के अंदर देख ही लिया था. MIC मतलब मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक. MIC का मीनिंग है कि एंटीबायोटिक की कौन सी मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है उसको बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए. तो इसके साथ हम कंप्लीट करते हैं हमारा आज की क्लास को. नेक्स्ट क्लास में हम इसकी ड्रग रेजिस्टेंस को देखेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे MRSA एंड VRSA.